पिछले जीवन में ट्रक से टक्कर होने के कारण रियो की मौत हो जाती है और जब वो दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होता है तो वो एक साधारण जीवन जीना चाहता था। लेकिन देखते ही देखते रियो वहाँ का सबसे ताकतवर मैजिशियन बन जाता है और वहाँ पर रियो का सामना होता है वहाँ के सबसे ताकतवर डीमन लॉर्ड से। और आखिर कैसे रियो उस डीमन लॉर्ड को हराता है और क्या रियो जीत पाता है या नहीं, ये जानने के लिए बिना स्किप किए आओ कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जंगल के बीचों बीच एक घर को देखते हैं जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है रायू। जिसके बाद रायू अपने घर के बाहर आता है और अपने मैजिक का यूज करता है। इसके बाद रायू एक फ्लैशबैक देखता है जहाँ पर वो किसी सफेद जगह पर खड़ा हुआ होता है। तभी उसके सामने एक सुनहरे बालों वाला एक इंसान आता है और वो बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं कोई राक्षस वाक्षस नहीं हूँ। और जो वो बंदा है वो रायू को बताता है कि तुम्हारा नाम रियू मिहारा है ना। जिस पर रायू बोलता है हाँ तुमने सही कहा। तो सामने वाला बंदा बोलता है बहुत समय बाद यहाँ पर कोई आया है और वो रियो को ये भी बताता है कि वो अपने पिछले जीवन में एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। तभी रियो को भी याद आता है और वो याद करता है कि हाँ वो एक ट्रक से टकरा के मर गया था। फिर वो सामने वाले बंदे से पूछता है कि आप कोई गॉड वगैरह हो। वो बोलता है नहीं मैं कोई गॉड वगैरह तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके ही टाइप का हूँ, मतलब मैं एक एंजल हूँ। जिस पर रायू सोचता है कि ये कोई एंजल कैसे हो सकता है, मैं इसे फेक माइकल कहकर बुलाऊंगा। रायू उस गॉडेस से बोलता है कि मैं रिइंकार्नेट तो हो गया हूँ लेकिन मैं इस दुनिया में करूंगा क्या। तो वो गॉडेस उससे बोलता है कि तुम्हारा जैसे मन हो तुम वैसे जी सकते हो। तो रायू बोलता है तो मैं जैसे चाहे वैसे जी सकता हूँ ना। और रायू उस एंजल को बताता है कि मैं एकदम स्लो और आराम भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। जिस पर वो गॉडेस हंसता है और बोलता है कि तुम चाहे जैसी वैसी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन तुम जिस दुनिया में रिइंकार्नेट हुए हो वो पूरी दुनिया मैजिक से भरी हुई है और उस दुनिया में पूरे 20% ह्यूमंस मैजिक का यूज कर सकते हैं। और तुम जिस एलिमेंट से बने मैजिक का यूज करोगे वो है वाटर, यानी तुम एक वाटर मैजिशियन हो। और जैसा कि तुम चाहते हो कि तुम एक स्लो और आराम भरी जिंदगी चाहते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें एक फॉरेस्ट में रिइंकार्नेट किया है और उस घर में तुम्हें 2 महीनों का खाना मिलेगा। और वो गॉडेस उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे आसपास कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं आएंगे क्योंकि मैंने तुम्हारे घर को किसी बैरियर से प्रोटेक्ट किया है। और तुम भी वहाँ पर अगर किसी खतरनाक जानवर को देखोगे तो तुम्हें उसे अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद रायू अपने वाटर मैजिक का यूज करता है जिसके वजह से वो एक बबल बनाता है। इसके बाद रायू वापस से घर में जाता है और उसे हॉट टब में नहाने का मन होता है, लेकिन वो गर्म पानी का कहीं से जुगाड़ नहीं कर पाता है। इसके लिए वो बाहर आकर एक लकड़ी से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे आग नहीं जला पाता और हार मान जाता है। इसके बाद वो लेटे लेटे सूरज को देखता है, तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। इसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके पानी को बर्फ बना देता है और उसमें से एक गोल सा टुकड़ा निकालता है जिससे कि वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना देता है और सूरज के ऊपर रखता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाता है। और रायू रात में बाथ टब के अंदर नहा रहा होता है और याद करता है कि आखिर उसने कुछ तो प्रोडक्टिव काम किया है पहले दिन। और नहा धोकर रायू खाना लपेटना शुरू कर देता है और याद करता है कि उसको माइकल ने बताया था कि इस घर में 2 महीनों का राशन पड़ा हुआ है। इसके बाद रायू खड़ा होता है और बोलता है कि अगर मुझे अपनी जिंदगी को सेफ और सुरक्षित बनाना है तो मुझे अपने मैजिक को वापस से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद रायू बाहर जा करके अपने मैजिक का यूज करता है, लेकिन वो अपना मैजिक अच्छे से यूज नहीं कर पाता है, जिसके वजह से वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। लेकिन वापस से हिम्मत जुटा करके वापस से अपने मैजिक को यूज करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो वाटर जेट मैजिक का यूज करता है, लेकिन वो भी वो अच्छे से यूज नहीं कर पाता है और वो घुटनों के बल बैठकर माइकल की बातें याद करता है कि माइकल ने कहा था कि अगर उसे कोई मैजिक का यूज करना है तो उसे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा और उसके बारे में ही सोचना पड़ेगा। और रायू वैसा ही करता है। रायू धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस को इंक्रीज करने लगता है और हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे वो वाटर जेट मैजिक को सीख जाता है और उसमें वो बेहतर बन जाता है। और रायू अब बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज किए बिना पानी को गर्म कर पा रहा था, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद रायू एक नया मैजिक को सीखता है जिससे कि वो अगल बगल ह्यूमिडिटी का यूज करके पानी को हवा में ही सॉलिड बना पाता है, जिससे कि वो एक आइसिकल लेंस बना देता है। और धीरे धीरे करके रायू बहुत सारे मैजिक को सीख जाता है, लेकिन शाम होते होते वो बहुत ज्यादा थक जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मैजिक यूज कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसका माना खत्म हो जाता है। इसके बाद बहुत सारा दिन बीत जाता है और रायू फाइनली अच्छे से आइसिकल लेंस का यूज कर पाता है। इसके बाद रायू अपने मैजिक का यूज करके एक हथियार को बनाता है और जंगल की ओर शिकार करने के लिए निकल जाता है। और जंगल में रायू को तभी कुछ आवाज आती है और जैसे रायू पीछे देखता है उसके पीछे एक जंगली सुअर खड़ा हुआ होता है। तभी वो जंगली सुअर रायू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन रायू उससे जैसे तैसे कर बच जाता है। तभी रायू अपना एक मैजिक का यूज करता है जिसका नाम होता है आइस बैन, जिसके वजह से वो जो जंगली सुअर होता है उस पर फिसलकर उसके तरफ आने लगता है। तभी रायू एक और मैजिक का यूज करता है जिसका नाम होता है मैजिकल लेंस 16, जिससे कि तीर जैसा कुछ बन जाता है और वो जंगली सुअर के पेट में घुस जाता है, जिससे कि वो जंगली सुअर वहीं पर मर जाता है। और रात में घर आने के बाद रायू बुक में पढ़ता है कि जो जंगली सुअर होते हैं वो इस जगह के सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स होते हैं और ये बिगिनर लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं। और जो ड्रैगन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ड्रैगन्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो अकेले ही पूरे
पूरे विलेज को तबाह कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं आकुमा, ये भी बहुत खतरनाक जानवर और मॉन्स्टर्स होते हैं। और बुक में लिखा हुआ होता है कि अगर तुम इसको कहीं भी देखो तो तुम दुम दबा के यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारा इससे जीतने का कोई चांस भी नहीं है जब तक तुम एक एस लेवल के मैजिशियन ना हो। इसके बाद रायू वापस से जंगल में शिकार करने निकल जाता है। तभी उसके ऊपर एक जंगली पंछी हमला कर देता है और ये बहुत ही बड़ा एक जायंट हॉक होता है जो कि लगातार रायू के ऊपर हमला करता रहता है। रायू उससे बचकर भागता है और अपने पीछे कुछ बैरियर बनाकर यहाँ से जाने लगता है। तभी रायू भी अपने मैजिक का यूज करके उस हॉक के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो जो हॉक होता है वो जैसे तैसे कर बच जाता है। लेकिन रायू तभी एक बहुत ही बड़ा जायंट बैरियर बनाता है जिससे कि वो जो बर्ड होता है वो टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन इससे उस पंछी को कुछ होता नहीं है, वो वापस से उड़कर वो ऊपर जाता है। और हम लोग देखते हैं कि रायू के अटैक के वजह से जो वो पंछी होता है उसका एक आंख डैमेज हो चुका होता है और वो हॉक उड़कर यहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर रायू थोड़ा सा खुश हो जाता है और सोचता है कम से कम वो यहाँ से भागा नहीं, उसका उसने सामना किया है। उस हॉक से लड़ने के बाद रायू अपने घर का रास्ता भटक जाता है और जंगल में इधर उधर अपने घर का रास्ता ढूंढ रहा होता है। और अपने घर का रास्ता ढूंढते ढूंढते रायू एक गर्दनलेस नाइट को देखता है जिसके ना तो पैर होते हैं, मतलब नई पैर ही नहीं होते बस, और उससे बाकी सब चीज होते हैं। लेकिन रायू उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद रायू धीरे धीरे बहुत सारे जंगली जानवर का शिकार करता है और धीरे धीरे अपना बहुत सारे मैजिक का यूज करके अपने मैजिक को और ज्यादा ताकतवर बनाने का ट्राई करता है। और रायू इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि वो पानी के अंदर जा करके एक ऑक्टोपस को मार गिराता है। और रायू अपने मैजिक में इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका था कि वो अपने मैजिक का यूज करके एक चट्टान को 2 टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद रात में हम लोग देखते हैं कि जो रायू होता है वो उस गर्दनलेस नाइट से लड़ने के लिए जाता है। इसके बाद रायू उससे लड़ना शुरू कर देता है और ऐसे ही रायू डेली उसके पास आता था लड़ने के लिए, क्योंकि रायू उसे मॉन्स्टर नहीं समझता था। रायू को लगता था कि उससे इसका प्रैक्टिस हो रहा है और वो इससे और भी ज्यादा ताकतवर बनते जा रहा है। रायू उससे लड़ता रहता है लेकिन उससे कभी भी जीत नहीं पाता है। इसके बाद जो वो नाइट होता है वो पानी से एक स्वॉर्ड बनाता है और उस स्वॉर्ड को रायू को दे देता है, जिसके बाद वो जो नाइट है वो पानी के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वो हॉक होता है वो वापस से आ जाता है और इस बार वो बहुत ज्यादा विकसित हो चुका होता है और बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका होता है और वो वापस से रायू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन रायू अपने वापस से बैरियर का यूज करके उसके अटैक को रोक देता है। लेकिन वो हॉक बहुत ज्यादा ढीठ होता है और वो लगातार रायू के ऊपर हमला करता रहता है। लेकिन रायू भी अपने बार बार बैरियर का यूज करके उसके अटैक से बच जाता था। और इस बार जो वो हॉक है वो रायू को बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा होता है, जिसे देखकर रायू को भी अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी रायू अपना स्वॉर्ड निकालता है और अपना एक फाइनल अटैक यूज करता है। वो उस स्वॉर्ड को उस हॉक के पेट में घुसा देता है, जिस वजह से उस हॉक का खेल खत्म हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। रायू उसके पास जाता है और अपने स्वॉर्ड को वापस से निकाल लेता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा लाल कलर का ड्रैगन उड़ते हुए रायू की तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर रायू को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। और जो वो ड्रैगन होता है वो इंसान की तरह बात कर पाता है और जो वो ड्रैगन है वो रायू से बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है अपने टेलीपैथी लैंग्वेज का यूज किए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये अब भी वर्क करता है। इसके बाद जो वो ड्रैगन है वो रायू से पूछता है क्या तुमने किसी हॉक आई बर्ड को देखा है क्या यहाँ पर, जिस पर रायू बोलता हाँ मैंने उसे देखा तो है लेकिन मैंने उसे अभी भी मार गिराया है। क्या वो आपका कोई सबऑर्डिनेट है? अगर ऐसा है तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। जिस पर वो ड्रैगन बोलता है इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, बहुत बढ़िया। तभी वो जो ड्रैगन है वो रायू को बोलता है जो तुम्हारे पीठ पर जो ये तलवार है ये मुझे बहुत ज्यादा खास लग रहा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला और तुम्हें किसने दिया है। और जब वो ड्रैगन उस स्वॉर्ड को देखता है तो समझ जाता है कि इसे ये तलवार किसी फेरी किंग ने दिया है। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही गप्पा मारते रहते हैं और गप्पा मारते मारते शाम हो जाती है। रायू उस ड्रैगन से उसका नाम पूछता है तो वो ड्रैगन बोलता है मेरा नाम लेविन है और वो रायू को गुड बाय बोलकर यहाँ से उड़ जाता है। और रायू बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने जिंदगी में कभी भी ड्रैगन से बात कर पाऊंगा, ये तो सच में किसी फैंटेसी वर्ल्ड से कम नहीं है। और जो गॉडेस होता है वो भी ये सब नोटिस कर रहा होता है और एक चीज में ये सब नोट कर रहा होता है और वो रायू से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। अगली सुबह जब रियो को सी फूड खाने का मन होता है तो वो एक नदी किनारे आ जाता है। तभी वहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर एक नाव टूटा हुआ है और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि मर चुके होते हैं। तभी वो साइड में देखता है कि एक लाल बालों वाला बंदा खास कर होश में आ जाता है और वो बंदा सोच रहा होता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। इसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब वो सभी लोग एक शिप में थे तभी उनके ऊपर एक जायंट ऑक्टोपस ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी ये शिप टूट गई थी और वो सभी लोग पानी के अंदर बहकर यहाँ पर आ गए हैं। और जैसे इस लाल बालों वाले बंदे की आँख खुलती है वो देखता है कि वो यहाँ पर जिंदा है और वो बाहर आकर ये देखता है कि आखिर वो यहाँ पर आया तो आया कैसे। और तभी उसके सामने रियो आ जाता है और रियो उस लाल बालों वाले से बोलता है कि चलो तुम्हें आखिरकार होश आ गया, ये तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पर वो बंदा उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि ये बच्चा अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया जबकि मैंने इसे सेंस भी नहीं किया। पर वो रियो को ये सभी बातें नहीं बताता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम एबल है। रियो एबल से कहता है कि मेरा नाम है रियो और मुझे माफ करना, मैं बाकी सभी को नहीं बचा पाया। तो एबल उससे कहता है वैसे उनको बचाने की कोई जरूरत भी नहीं थी, वो ऐसे भी वो लोग
लोग स्मगलर थे। अंदर आने के बाद ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं क्योंकि एबल को बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है। एबल देखता है कि रियो के पास कोई कपड़े वपड़े नहीं है, तो रियो एबल से कहता है कि न मेरे पास न तो सुई है न तो धागा, तो मैं अपने लिए कपड़े कैसे बनाऊंगा। एबल रियो से कहता है कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम दुकान से कपड़े क्यों नहीं ले लेते। तो रियो एबल से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी अभी यहाँ पर आया और न मेरे पास न तो कोई पैसे है और न तो आसपास कोई टाउन है, तो मैं कपड़े आखिर खरीदूंगा तो खरीदूंगा कहाँ से। और एबल ये बात सुनकर शॉक हो जाता है कि रियो यहाँ पर अकेला रहता है। रियो उसे बताता है कि मैं एक वाटर मैजिशियन हूँ। इसके बाद रियो एबल को अपना मैजिक दिखाता है जिसे देखकर एबल काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर एबल रियो से कहता है कि मुझे उसी जगह पर क्या तुम ले सकते हो जहाँ से तुमने मुझे उठाया था। इसके बाद वो दोनों जंगल के सहारे उसी जगह के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एबल रियो से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई लकड़ा वकड़ा नहीं है जिससे तुम मैजिक का यूज करते हो। तो रियो बोलता है कि नहीं, मेरे पास कोई लकड़ी वकड़ी नहीं है जिससे मैं मैजिक का यूज कर सकता हूँ। तो एबल उससे बोलता है एक काम करो, तुम पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन रियो बोलता है नहीं, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम उसकी टेंशन मत लो। फिर हम लोग देखते हैं कि भाई एबल थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि भाई ये मेरा ही क्यों मदद कर रहा है, मुझे इसकी भी मदद करनी है। तो इसीलिए वो रियो को थोड़ा सा डांटता है, बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो। इसके बाद वो लोग उसी समुद्र के किनारे आ जाते हैं जहाँ से रियो ने एबल को उठाया था। और वहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि जो लोग यहाँ पर मरे हुए थे वो लोग यहाँ से गायब हो गए। उन्हें लगता है कि उन्हें किसी जंगली जानवर ने उठाकर लेकर गए हैं। तो एबल रियो का शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि तुमने मुझे बहुत सही टाइम पे उठा लिया यहाँ से, नहीं तो मैं भी आज इन जंगली जानवरों का चारा बन जाता। एबल यहाँ पर कुछ ढूंढने का ट्राई करता है लेकिन उसे यहाँ पर वो चीज नहीं मिलती है। एबल बोलता है मुझे ये चीज नहीं मिल रही है जिस चीज को मैं ढूंढ रहा हूँ, तो अब तुम क्या करोगे एबल। तो एबल बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस से दोबारा से लूनियन टाउन चला जाऊँ और अपने दोस्तों को वापस से ज्वाइन कर लूँ। रियो बोलता है कि मुझे तो ये नहीं मालूम वो टाउन कहाँ पर है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें नॉर्थ के साइड जाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है वो टाउन उसी साइड है। फिर एबल उससे पूछता है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे, और ये तुम्हारे लिए एक जॉब हो सकती है क्योंकि मुझे रास्ता भी नहीं मालूम है और तुम मेरी हेल्प भी कर सकते हो। रियो थोड़ी देर खड़ा होकर सोचता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद रियो एबल से कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शाम को रियो अपना घर, अपना बगीचा सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा होता है और याद करता है कि आखिर वो यहाँ पर आया कैसे और इसने यहाँ पर कितनी सारी मेहनत की, कितने सारे जंगली जानवरों को मारा और इसने यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पल बिताए। जब रियो घर में आ जाता है तो वो एबल से कहता है कि मैं किसी को जल्दी ही गुड बाय कहकर आता हूँ, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। एबल मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था इसे यहाँ पर कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे इसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब रात में लियो उस नाइट के पास आ जाता है और उसे शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि तुमने मेरी यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प की और मैं तुम्हारे वजह से ही यहाँ पर सरवाइव कर पाया हूँ और मैं यहाँ से कुछ टाइम के लिए यहाँ से जा रहा हूँ और जाने से पहले ये हमारे यहाँ से आखिरी बैटल होने वाली है, तो मैं अपनी पूरी जान यहाँ पर लगा दूंगा। इसके बाद दोनों के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर रियो हार जाता है और जब वो नाइट यहाँ से जा रहा होता है तो रियो उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो भी तुमने मेरे लिए किया। लेकिन जाने से पहले ये नाइट रियो को एक गिफ्ट के तौर पर एक कोट देता है और यहाँ से चला जाता है और रियो बोलता है कि मैं इस कोट को काफी प्राउडली पहनूंगा। अब ये दोनों भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और रियो भी अपने नए कोट को पहन लेता है। अब वो आखिरी बार अपने घर को देखता है और अपनी पुरानी यादों को ताजा करता है। पर जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो उनके सामने एक काफी खतरनाक जंगली बोअर आ जाता है और एबल अपनी कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करके इस बोअर को एक ही झटके में खत्म कर देता है। ओह अच्छा, ये कॉम्बैट स्किल है, तो आखिर ये होता क्या है। तो एबल बताता है कि ये कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिन्हें स्वॉर्ड्समैन और बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन तुम एक मैजिशियन हो तो तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा। जिसके बाद ये दोनों अपनी जर्नी वापस से दोबारा कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इस बार इनके सामने लिजार्ड्स मॉन्स्टर आ जाते हैं। एबल मना करता है कि हमें इनसे फाइट नहीं करना चाहिए, ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और हम दोनों यहाँ से मारे जा सकते हैं। पर रियो एक वाटर मैजिशियन है तो ये समझ जाता है कि काफी सारे लिजर्ड्स पानी के रास्ते उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सुनने के बाद एबल भी चौकन्ना हो जाता है और वो लिजार्ड मॉन्स्टर काफी ज्यादा होते हैं। मुझे लगता है मुझे अपने मैजिक का इस्तेमाल करना होगा और अगले ही पल हम देखते हैं कि रियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे लिजार्ड मॉन्स्टर को बड़े आरामी से हरा देता है और एबल ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि तुमने ना तो अपनी कोई छड़ी का इस्तेमाल किया और ना ही किसी स्पेशल को, तो तुमने ये किया तो किया कैसे। तो रियो बताता है कि वाटर मैजिक शायद से थोड़ा अलग होता है, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं बता पाऊंगा कि मैंने ये कैसे किया है। तो एबल बोलता है हाँ शायद तुमने सही कहा, मैं वाटर मैजिक को नहीं समझ पाऊंगा। इसके बाद रियो एबल को थोड़ा सा पानी देता है ताकि वो दोनों हाइड्रेटेड रह सकें। अब ये दोनों आगे जाते हुए बातें कर रहे होते हैं, तभी एबल उसे एक कॉइन दिखाता है और ये कॉइन देखकर रियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एबल को बोलता है कि मैंने आज तक ऐसी कोई करेंसी नहीं देखी है। और जाते हुए एबल उसे अलग अलग एम्पायर्स के नाम बता रहा होता है और वो कहता है कि एक डेबुआ एम्पायर भी है। तो रियो कहता है कि ये कैसा नाम है डेबुआ। अब खुले मैदान में आने के बाद इन दोनों के ऊपर पत्थरों से अटैक होता है, लेकिन एबल इन अटैक को अपने तलवारों से रोक देता है। तभी इनके आसपास और भी ज्यादा पत्थर आने शुरू हो जाते हैं। तभी एबल रियो से कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग गलती से रॉक गोलम के एरिया में आ गए हैं। तो रियो कहता है
कि क्या सामने ये भी एक रॉक गोलम है। एबल इन सभी को रोकने के लिए अपनी कॉम्बैक्ट स्किल का इस्तेमाल करता है और एक गोलम के अंदर छेद कर देता है, लेकिन वो काफी जल्दी रीजनरेट हो रहा होता है। रियो एबल से कहता है कि मेरे पास एक अटैक है, क्या मैं उसे यूज कर सकता हूँ। अगले ही पल रियो अपने मैजिक का यूज करके एक 10 लेयर का आइस बॉल उस गोलम के ऊपर गिरा देता है, जिससे कि वो गोलम उसके नीचे दब जाता है। और एबल ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया और आखिर ये था तो था क्या। इसके बाद ये सारे के सारे लोग इन रॉक गोलम को हरा देते हैं। तभी एबल इन गोलम के अंदर के मैजिक स्टोन को नोटिस करता है, जो कि काफी बड़ा होता है और जो कि काफी ज्यादा कलरफुल भी होते हैं। इन मैजिक स्टोन्स को निकालने के बाद ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और तभी एबल और रियो के सामने एक बहुत ही बड़ा हिप्पो होता है, जो कि एक बेहमौत होता है। तभी यहाँ पर वाइवन का एक काफी बड़ा झुंड आ जाता है, जो कि इस बेहमौत के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। रियो कहता है कि इस फाइट का कंक्लूजन एकदम सिंपल है कि ये बेहमौत हारने वाला है, लेकिन रियो मना करता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि ये हिप्पो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक एक करके इन सभी मेहमत को मारना शुरू कर देता है और बहुत तेज से दहाड़ने लगता है, जिससे कि ये सारे के सारे वाइवंस नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों बैठकर कैंप फायर कर रहे होते हैं। एबल रियो को डंजन्स के बारे में बता रहा होता है। रियो बोलता है कि क्या सच में इस दुनिया में डंजन्स एग्जिस्ट करते हैं, मैं भी एक बार डंजन्स के अंदर जाना चाहता हूँ। एबल रियो को बोलता है वैसे जिस टाउन में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े डंजन्स हैं। तो रियो बोलता है तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुमने मुझसे काफी कुछ छुपाया है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम एल्फ और डॉर्स के बारे में तो जानते ही होगे। लेकिन भाई रियो इनके बारे में भी कुछ भी नहीं जानता है। तो एबल रियो को समझाता है कि आखिर एल्फ्स और डॉर्स होते क्या हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और दोनों दोबारा से अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। जाते हुए रियो यह कहता है कि इन माउंटेन्स को पार करने के बाद हम ह्यूमन टेरिटरी में पहुंच जाएंगे। तो एबल रियो से पूछता है कि आखिर तुम ये सब जानते कैसे हो। फिर ये उन सारी बातों को याद करता है जो कि उस ड्रैगन ने उससे कही थी और ये ड्रैगन ने उसे सब कुछ बताया था, पर लियो इसके बारे में एबल से कुछ भी नहीं कहता है। और जब ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनके सामने एक बहुत ही खतरनाक जानवर आ जाते हैं और ये जानवर काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। ये बिल्कुल ईगल जैसा दिखाई दे रहा होता है। तभी रियो अपना मीट उठाकर हवा में फेंक देता है और उसे देखकर एबल भी अपने मीट को हवा में फेंक देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर उनकी मीट को ले लेता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। रियो बोलता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिर हम लोग बच गए, तुमने सही कहा रियो। इसके बाद वो दोनों वापस से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और रास्ते में चलते चलते ये बात कर रहे होते हैं अगर हम लोग उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं तो हम लोग पक्का मारे जाते हैं। ह्यूमंस ऐसे जानवरों से लड़ने के लिए नहीं बने हैं, उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं। और आगे जाते जाते ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो वाइब्रेंस वापस से आ जाते हैं और वो किसी जानवर का शिकार कर रहे होते हैं। रियो एबल को बोलता है कि हमें इनसे फाइट नहीं करनी चाहिए। तो एबल बोलता है हाँ तुमने सही कहा, अगर हम लोग इनसे फाइट करेंगे तो इनके साथी भी पीछे से आ जाएंगे और हम लोग सिर्फ 2 ही लोग हैं, हम लोग इनका सामना नहीं कर पाएंगे। इन वाइब्रेंस को हराने के लिए कम से कम हमें 20 लोगों की और जरूरत पड़ेगी और हमारे पास यहाँ पर कोई मदद भी नहीं है, तो इसलिए हमें इनसे लड़ना अभी यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन रियो एबल की बात नहीं सुनता है और वो आगे चला जाता है और आगे जा करके अपने मैजिक का यूज करता है। तभी एबल भी अपने कॉम्बैक्ट स्किल का यूज करता है और जा करके उस वाइब्रेंट के गर्दन में तलवार घुसा देता है। तभी उस वाइब्रेंट के और भी ज्यादा साथी आ जाते हैं, लेकिन रियो अपने मैजिक का यूज करके उन सभी को हरा देता है और एबल उस वाइब्रेंट के अंदर से सारे के सारे मैजिक स्टोन को निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी सारे वाइब्रेंट आ जाते हैं, लेकिन एबल और रियो उन सभी को मार करके यहाँ से आगे निकल जाते हैं और वो दोनों आखिरकार उस माउंटेन्स को पारी कर लेते हैं। इसके बाद रायू बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाता है कि आखिरकार वो लोग किस कंट्री की तरफ आगे निकलने वाले हैं। तो एबल उसे बताता है कि जो कि डेब्यू एम्पायर है वो यहाँ से भी बहुत ज्यादा दूर है, तो हमें अभी वहाँ पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो रियो बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है क्या। तो एबल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो रियो से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है एम्पायर से। तो रियो बोलता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ के लोगों से और वहाँ के पीपल से, बस मुझे थोड़ा ये सुन के अजीब लग रहा है कि वहाँ का नाम थोड़ा अलग है, क्योंकि उधर का कैपिटल का नाम मुझे थोड़ा सा डाउट लगा है। तभी रियो वहाँ का एक रोड देखता है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा होता है। तभी एबल रियो को बताता है कि हम लोग ने जो अभी अभी माउंटेन को क्रॉस किया है वो कोई ऑर्डिनरी माउंटेन नहीं है। इसके बाद वो दोनों अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं और रियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे बेड पे अब सोने को मिलेगा। इसके बाद वो लोग रात में टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं और दोनों बैठकर डिनर करने वाले होते हैं। एबल रियो को बोलता है कि तुम्हें अपने आप को गिल्ड के लिए रजिस्टर कर देना चाहिए, क्योंकि जो गिल्ड का लाइसेंस होगा उसके लिए वो एक आइडेंटिटी का काम करेगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास गिल्ड का लाइसेंस होगा तो तुम्हें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम किसी नए सिटी में जाओगे तो तुम्हें वहाँ का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास गिल्ड मास्टर का कार्ड होगा तो तुम्हें वहाँ का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तभी एबल रियो को याद दिलाता है कि जब वो टाउन में अंदर आए थे तब उसने उसके लिए एक सिल्वर कॉइन पे किया था, जिस पर रियो उसे थोड़ा परेशान करते हुए पूछता है कि क्या वो दोस्ती के नाम पर खर्च किए गए पैसे को हमेशा याद रखेगा और उसका रिकॉर्ड बना के रखेगा। और जो एबल होता है इस बिहेवियर से थोड़ा सा परेशान हो जाता है और थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन फिर भी वो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करता है और रियो को बताता है कि अगर वो एडवेंचर गिल्ड का मेंबर बन जाता है तो गिल्ड उसे मैजिक स्टोन्स और मॉन्स्टर मटेरियल अच्छे प्राइस पर खरीदने देंगे। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि
कि सिर्फ अच्छे अल्केमिस्ट ही उन मटेरियल्स का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। और ये सुनकर रियो काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पाता। तभी वहाँ की वेट्रेस उसके लिए खाना लेकर आ जाती है और जैसे ही रियो उस प्लेट को देखता है उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उस प्लेट में करी और चावल रखे हुए होते हैं। रियो सोचता है कि इस दुनिया में करी और चावल कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि इसिकाई एनीमे में प्रोटोगनिस्ट को परफेक्ट करी बनाने के लिए पूरी दुनिया घूमनी पड़ती है। जो कड़ी का टेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जैसे वो जापान में खाया करता था। और रियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। रियो बिना टाइम वेस्ट किए प्लेट को फिनिश करता है और तुरंत वापस से एक और प्लेट कड़ी चावल को ऑर्डर करता है। और मजाक मजाक में रियो एबल से कहता है कि तुम जो भी सिगरेट को छुपा रहे हो तुम उसे मुझे बता दो, जिस पर एबल थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन असल में रियो सिर्फ ये जानना चाहता था कि टाउन में डेजर्ट शॉप कहाँ है। एबल नर्वस होकर यहाँ से कहीं निकल जाता है, क्योंकि उसे मीठा थोड़ा भी पसंद नहीं होते हैं, जिस पर रियो उसके ऊपर थोड़ा सा सस्पिशियस बिहेवियर से कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद वो दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग लियोन टाउन में पहुंच जाते हैं, जो कि गेहूं की खेती बाड़ी से पूरा ढका हुआ होता है। और जब वहाँ का गार्ड एबल को देखता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एबल बहुत टाइम से गायब है। तो एबल उस गार्ड को बताता है कि मुझे रियो ने बचाया है, जिसे सुनकर वो गार्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और एबल से हाथ मिलाता है। इसके बाद जब वो दोनों टाउन के अंदर आ जाते हैं तो एबल रियो को बताता है कि तुम्हें गिल्ड के लिए फटाफट रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए, क्योंकि वहीं से तुम अपने रैंक को अप कर सकते हो। और एबल रियो को ये भी बताता है कि जो नए एडवेंचरर्स होते हैं वो एफ रैंक के लिए रजिस्टर करते हैं, लेकिन अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हारा रैंक और भी ज्यादा ऊपर हो सकता है, यानी डी रैंक भी हो सकता है या बी रैंक भी हो सकता है, जिसके लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और इसके बाद जब एबल गिल्ड के अंदर आता है तो वहाँ के सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसके अगल बगल घेरा बना लेते हैं, जैसे एबल कोई यहाँ का सेलिब्रिटी हो। और जब रियो उसे देखता है तो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि एबल को इतने सारे लोगों की चिंता है। रियो सोचता है कि एबल को उसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अकेले छोड़ देना चाहिए, इसलिए वो कुछ ठंडी हवा खाने के लिए बाहर चला जाता है। जब वो सड़क पर चल रहा होता है तभी एक एल्फ उसे टकरा जाती है और रियो उस एल्फ को देखता रह जाता है और वो एल्फ भी रियो को देखते जाती है और घूरते जाती है। और वो एल्फ रियो से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि रियो का आउटफिट थोड़ा सा अलग होता है। तभी जो एल्फ होती है वो रियो को बोलती है कि ये जो तुम्हारा कोट है कहीं वो फेरी टेल का तो नहीं है। लेकिन रियो को इससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बेवकूफे की तरह बस उसे देखता जा रहा था। तभी जो एल्फ वाली लड़की होती है वो रियो को बोलती है कि अभी वो जल्दी में है, तो जब उसे टाइम मिलेगा तो होप करेगी कि उससे दोबारा मिले। तभी एबल वापस से बाहर आता है और रियो को बोलता है चलो अंदर चलो, मैं तुमको सभी से मिलवाता हूँ। इसके बाद जो एबल होता है वो रियो को सभी से मिलवाता है और उसका इंट्रोडक्शन देता है। सभी लोग रियो से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसने एबल की जान बचाई होती है। और इतना सारा प्यार देखकर रियो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद जो एबल होता है वो रियो को उस रिसेप्शनिस्ट के पास लेकर जाता है और जो लड़की होती है उसे बताती है कि उसे डी रैंक के लिए रजिस्टर कर देना चाहिए, क्योंकि जो रियो होता है वो अपना रैंक अप करना चाहता है। इसीलिए जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो रियो को बताती है कि तुम्हें अपने स्ट्रेंथ का थोड़ा सा प्रूफ देना होगा। तो एबल उस रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि वो डायरेक्ट गिल्ड मास्टर से बात कर लेगा इसके बारे में। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है कि गेस्ट रूम में गिल्ड मास्टर का वेट करो, वो वहीं पे आएंगे। तभी वहाँ का गिल्ड मास्टर वहाँ पर आ जाता है और उसका नाम ह्यू होता है और वो एबल को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद एबल रियो को गिल्ड मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे बताता है कि रियो को अपना रैंक अप करना है और उसे एग्जाम देना है रैंक अप वाला। तो जो गिल्ड मास्टर है वो बोलता है कि इसके लिए उसे अपना प्रूफ देना होगा। तो एबल गिल्ड मास्टर को बोलता है कि जो रियो है वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन गिल्ड मास्टर इस बात का यकीन नहीं करता है। और इस बात को प्रूफ करने के लिए कि रियो उससे ज्यादा ताकतवर है, तो जो एबल होता है वो सारे मैजिक स्टोन उसे दिखाता है, जो कि उसने उन वाइब्रेंट्स को मार के कलेक्ट किया होता है। और जो गिल्ड मास्टर होता है ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ने बहुत ही ज्यादा मैजिक स्टोन को कलेक्ट किया होता है और उन्होंने इतने वाइब्रेंट को मारा होता है कि इतने सारे जो वाइब्रेंट होंगे वो पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होंगे। और इन दोनों ने मिलकर अकेले ही इतने सारे वाइब्रेंट को मार गिराया है, जिस पर एबल बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने नॉर्थ के सारे वाइब्रेंट को मार गिराया है और वो यहाँ पर नहीं आने वाले हैं और वो मेलेफिक माउंटेन से काफी ज्यादा दूर है। तभी जो गिल्ड मास्टर होता है बोलता है कि उसने ये कभी नहीं सुना है कि किसी मेलेफिक माउंटेन को किसी इंसान ने इतनी आसानी से पार कर दिया हो और वो जिंदा बच के यहाँ पर आया हो। और वो ये भी बोलता है कि जो मेलेफिक माउंटेन से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और कोई हाई रैंक वाला भी जल्दी वहाँ पर नहीं जाता है जब तक उसके पास कोई स्पेसिफिक रीजन ना हो। और वो गिल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि रियो और एबल हिस्ट्री में पहले 2 पर्सन होते हैं जो कि उस माउंटेन को क्रॉस करके सेफली यहाँ पर पहुंच गए हों। और वो तुरंत रियो का रैंक बढ़ाने के लिए मान जाता है, वो भी बिना किसी टेस्ट के। तभी एबल के और सारे टीममेट वहाँ पर आते हैं और एबल को जिंदा देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग को लगा था कि वो लोग एबल को कभी भी नहीं देख पाएंगे। इसके बाद रियो अपने रैंक को रजिस्टर करने के लिए बाहर जाता है। तभी गिल्ड मास्टर उसे बोलता है कि तुम उसी रिसेप्शनिस्ट के पास मेरा इंतजार करना है, क्योंकि तुम्हें मुझे कुछ एक स्पेशल जगह दिखाना है। इसके बाद जो गिल्ड मास्टर होता है वो रियो को अपने ऑफिस में लेकर जाता है। इसके बाद वो रियो को ये भी बताता है कि जो एबल की स्क्वाड है क्रिम्सन स्वॉर्ड, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर, बहुत ही ज्यादा फेमस पार्टी है इस टाउन में। और रियो को उसकी बात से थोड़ी भी हैरानी नहीं होती है और रियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसे स्टार्टिंग में ही डी रैंक मिलने वाला
वाला है। जो गिल्ड मास्टर है वो रियो को बोलता है कि मुझे मालूम है कि एबल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो कभी भी अकेले इतने सारे वाइब्रेंट को नहीं मार पाएगा। इसलिए वो मानता है कि रियो भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उन वाइब्रेंट से फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। इसी के लिए रियो डायरेक्ट डी रैंक के लिए क्वालिफाई होता है। इसके बाद तभी वहां पर वो रिसेप्शनिस्ट आ जाती है रियो का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और जो गिल्ड मास्टर होता है वहां से चला जाता है। वो बोलता है कि मुझे बहुत सारे पेपर वर्क है, और जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो खुद को अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो बोलती है कि मेरा नाम नीना है, और वो रियो से कुछ बेसिक सवाल पूछती है। और फिर वो रिसेप्शनिस्ट रियो को बोलती है कि वो 300 दिन के लिए गिल्ड के लॉजिंस में रह सकता है, लेकिन जब 300 दिन बीत जाएंगे तो उसे कोई और जगह ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए। और वो उसे ये भी बताती है कि यहाँ पे बहुत सारे डंजन्स भी है एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि वो नए एडवेंचरर्स को ऑफर करते हैं, जैसे वो अभी रियो को ऑफर कर रही है डंजन में जाने के लिए। और रियो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि हाँ वो डंजन में जाना चाहता है। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट रियो से बोलती है कि तुम मुझे 2 दिन बाद मिलना। इसके बाद वो रजिस्ट्रेशन का अगला प्रोसेस करती रहती है। इसके बाद वो रियो को एक क्रिस्टल डिवाइस देती है और बोलती है कि इसमें अपना हाथ रखो। इसके बाद रियो उस स्टोन पे अपना हाथ रखता है, जिससे कि उसका बायोमेट्रिक अपलोड हो जाता है और सारे डाटा भी अपलोड हो जाते हैं। इसके बाद रियो ऑफिशियली उस गिल्ड का मेंबर हो जाता है। इसके बाद वो ऑफिस से चला जाता है। इसके बाद एबल रियो को टाउन में लेकर जाता है और उसे घुमाता है और बोलता है कि उसे वहां पर कुछ कपड़े लेने हैं और किसी चीज का पेमेंट करना है। रियो नए कपड़े लेने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो और भी ज्यादा टीममेट से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। एबल बोलता है कि बहुत सारे मैजिशियन को स्टाफ की जरूरत होती है, लेकिन रियो एबल को बोलता है कि नहीं, उसे कोई डंडे की जरूरत नहीं है, वो बिना डंडे के भी मैजिक यूज कर सकता है। एबल तो तब सरप्राइज होता है जब रियो उसे बोलता है कि मैं इसी नाइफ से सभी को हरा सकता हूँ और इससे मैं अपना मैजिक यूज कर सकता हूँ। लेकिन एबल थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्योंकि जो वो नाइफ होता है वो थोड़ा सा दिखने में छोटा होता है। रियो एबल को बोलता है कि मुझे कपड़े और स्वॉर्ड से ज्यादा मुझे और भी किसी चीज की जरूरत है, और वो है इस टाउन की बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद एबल उसे बहुत सी चीजें बताता है, जैसे टाइम क्या होता है, यहाँ घंटे किस हिसाब से बीतते हैं, जो कि बिल्कुल सेम होते हैं जैसे वो अर्थ पे रहा करता था जापान में। तभी उसे गॉड की बात याद आती है, जहाँ पर उसने उसे बताया था कि 1000 साल पहले यहाँ पर कोई आया था जिसने सब कुछ जैसे अर्थ पे चलता है वैसे यहाँ पर चलने लगा है। इसके बाद रात में एबल रियो को अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है और वो लोग पार्टी करते हैं और बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं, और वो लोग सारी रात पार्टी करते हैं। इसके बाद अगली सुबह नीना रियो को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर उसे रुकना है, और जब रियो वहाँ पर पहुंचता है तो वो देखता है कि पहले से यहाँ पर 2 नए एडवेंचर यहाँ पर रह रहे हैं। और जो लड़का होता है जिसका बाल ब्राउन कलर का होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मेरा नाम नील है, और जो येलो कलर के बाल वाला लड़का होता है वो बोलता है कि मेरा नाम ईडो है, और वो दोनों अपने आप को रियो को इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब नीना वहाँ से चली जाती है तो जो नील होता है वो बोलता है कि नीना कितना ज्यादा खूबसूरत है और वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ईडो उस ब्राउन बाल वाले लड़के से बोलता है कि कम से कम सपने तो अपने औकात के बराबर देखा कर। इसके बाद वो तीनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। तभी नीना यहाँ पर वापस आ जाती है और वहाँ पर एक और नया एडवेंचरर आया होता है जो अपने आप को खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मेरा नाम है एमन। और रियो उन तीनों लड़कों से बहुत ही ज्यादा घुल मिल जाता है और उन तीनों से बातें करता है। इसके बाद अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि जो वहाँ का टीचर होता है वो उन सभी को बताता है कि आज तुम लोग का आखिरी क्लास है डंजन एक्सप्लोरेशन के लिए, और दोपहर के बाद तुम सभी को सचमुच के एक डंजन में जाना है। और जो सिल्वर बालों वाला लड़का होता है वो बोलता है कि अब हम लोग फाइनली डंजन में जाने वाले हैं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है। जिस पर रियो बोलता है अरे एमन तुम टेंशन मत लो, हमें कुछ भी नहीं होने वाला है और हम लोग सेफली उस डंजन से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद जो उन लोग का टीचर होता है वो बोलता है कि डंजन में जाने से पहले अगर तुम सभी का कोई क्वेश्चन है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। जिस पर रियो हाथ उठाता है और बोलता है कि सर कोई ऐसा रास्ता है क्या जिसे बिना साफ किए हम लोग वहाँ पर फटाफट पहुंच सके। जिस पर उसका मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि मैं तुमसे काफी इंप्रेस हुआ रियो, यहाँ पहले और सारे डंजन है जो कि साउथन की तरफ है, लेकिन तुम वहाँ पर कुछ भी फाइंड नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हें वहाँ के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है वहाँ पर किसी को नहीं मालूम है। इसके बाद वो अपने सर को थैंक यू बोलता है। तभी वो सिल्वर बालों वाला लड़का रियो से बोलता है कि तुम तो कमाल के हो रियो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें इतना कुछ मालूम है और मैं मान ही नहीं सकता कि तुम डी रैंक के हो। इसके बाद जब उन लोग का मास्टर होता है उन्हें उस डंजन के बाहर लेकर जाता है जहाँ पर वो गेट होता है, और वो बताते हैं कि जो यहाँ के मॉन्स्टर का पॉपुलेशन होता है वो हर साल मल्टीप्लाई होकर डबल या ट्रिपल हो जाता है और हम इसे ग्रेट टाइडल बोर कहते हैं। और उनका मास्टर ये भी बताता है कि डंजन के अंदर जाने से पहले तुम्हें अपना रिपोर्टिंग देना होगा, यानी तुम्हें अपना नाम और टाइम बताना होगा कि तुम इस डंजन के अंदर कब और कैसे गए थे। और रियो आमन को बोलता है कि आमन टेंशन मत लो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आमन बहुत ही ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहा होता है। इसलिए रियो उसे आश्वासन देते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हमें कुछ भी नहीं होने वाला है, चलो अब एक गहरी सांस लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर आमन एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि क्या आप सही है, अब मुझे कुछ नहीं होगा ना। अरे मैंने कहा ना आमन, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम उसकी टेंशन मत लो। हाँ तुमने सही तो कहा है। इसके बाद वो सभी लोग डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं और उनका मास्टर बोलता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर है यहाँ पर कोई डेंजरस मॉन्स्टर नहीं होने वाला है, तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो तुम आराम से इस डंजन को एक्सप्लोर कर सकते हो बिना कोई रिस्क के। बस याद रखना कि तुम यहीं आसपास रहना, ज्यादा दूर मत जाना। और जब एमन और रियो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी रियो को कुछ आवाज आती है, उसे लगता है
कि आसपास कोई मॉन्स्टर है और वो आमन को बोलता है कि तुम जरा भी टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक मकड़ी जैसा एक एंट सोल्डर आ जाता है जो कि थोड़ा मॉन्स्टर साइज का होता है। रियो बोलता है कि इसे हराने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि तुम डायरेक्ट जाके इसके गर्दन पर अटैक कर दो। तभी रियो अपने पावर का यूज करके आइसिकल लेंस का यूज करता है और उस मकड़ी के शरीर में सारे बर्फ के टुकड़े घुसा देता है। और तभी एमन भी फटाफट जाता है और उस मकड़ी के गर्दन में तलवार घुसा देता है, जिस वजह से वो मकड़ी वहीं पर मर जाता है। और रियो बोलता है कि बहुत बढ़िया एमन, ऐसे ही करते रहना। और इससे एमन भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और रियो एमन को बोलता है कि तुम फटाफट यहाँ के मैजिक स्टोन्स उठा लो। जिस पर आमन बोलता है कि क्या हमें यहाँ पर अलाउड है ये सब करना? तो रियो बोलता है अरे हम एडवेंचरर्स हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, तुम इसकी टेंशन मत लो। इसके बाद एमन और रियो सारे मैजिक स्टोन को कलेक्ट कर लेते हैं और रात में एमन और रियो और उसके बाकी दो दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं इस खुशी में, क्योंकि रियो और एमन ने अपना पहला डंजन टास्क को कंप्लीट कर लिया होता है। और जो येलो बाल वाला लड़का होता है वो बोलता है कि मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ क्योंकि तुमने एक ही बार में इतने बड़े एंड सोल्जर को मार गिराया। अगर मैं सच कहूँ तो मैंने उसे अकेले नहीं मारा है, मैं बिना रियो के हेल्प के मैं उस एंड को नहीं मार पाता। जिस पर रियो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा था तुमने कितनी शार्प तरीके से उस एंड के गर्दन में अपना तलवार घुसाया था। इसके बाद रियो एमन को बोलता है कि कल हम डंजन के थर्ड लेयर में जाएंगे। तो ये सुन के एमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ये जो ब्राउन वाला बालों वाला लड़का होता है वो बोलता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा शॉक हूँ क्योंकि फर्स्ट लेयर में सिर्फ बैट्स होते हैं, तो वहाँ पर इतना बड़ा एंट आया तो आया कहाँ से? हाँ मैं भी कुछ महीनों से सुन रहा हूँ और वहाँ के सोल्जर द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पर बहुत सारे एंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और रियो भी ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और सोचता है कि आखिर इतने सारे एंट्स वहाँ पर आए तो आए कैसे। और तभी वहाँ पर एबल आता है और वो बोलता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि जो एंट्स होते हैं वो टनल के सहारे फर्स्ट लेयर में आ गए होंगे। इसके बाद एबल खुद को इंट्रोड्यूस करता है और रियो को दोस्तों को अपना परिचय देता है और बोलता है कि रियो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और जब रियो के सारे दोस्त ये सुनते हैं कि इसका नाम एबल है और ये क्रिम्सन शॉर्ट्स है तो ये लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जो ब्राउन वाला लड़का होता है बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है और बोलता है कि सर मेरा नाम नील है और मैं एक शॉर्ट्समैन हूँ और मैं यहाँ पर अकेला ही एक एफ रैंक एडवेंचरर हूँ जो कि यहाँ पर लूने टाउन में आया है, लेकिन सर आप मेरे हीरो हो और मेरे इंस्पिरेशन हो और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर मैं आपसे अपना हाथ मिला पाऊँ तो। अरे हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम मेरा हाथ मिला सकते हो। इसके बाद एबल उससे हाथ मिलाता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन महसूस करता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं तभी वहाँ पर एबल के और भी सारे टीममेट आ जाते हैं और वो एबल को बोलते हैं कि एबल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमें जल्दी गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट देना होगा। तभी एक एबल का टीममेट एबल को अपने कंधे पर उठाता है और एबल को यहाँ से लेकर जाने लगता है। और तभी जो ये लड़की होती है रियो की बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखती है। क्या हुआ, आप मुझे बड़े ध्यान से देख रही हो, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? लेकिन वो लड़की कुछ बोलती नहीं है। तभी जो येलो बाल वाले लड़की होती है वो रियो को बोलती है कि मुझे माफ करना कि हमें एबल को लेकर जाना होगा क्योंकि हमें गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट करना है। जिस पर रियो बोलता है अरे अरे कोई बात नहीं, मुझे मालूम है वो क्रिम्सन स्वॉर्ड का लीडर है तो वो इतना बिजी तो हो ही सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसके बाद रास्ते में जाते जाते वो दोनों लड़कियां बात कर रही होती हैं कि ये लड़का कितना ज्यादा अजीब है, मुझे तो डाउट हो रहा है कि इतना ज्यादा ताकतवर है भी या नहीं। जिस पर एबल बोलता है तुम लोग थोड़ी देर रुक जाओ, जब टाइम बीतेगा तो तुम्हें खुद मालूम पड़ जाएगा कि रियो कितना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद अगले दिन हम लोग देखते हैं कि रियो और एमन वापस से डंजन रेड के लिए निकल जाते हैं और डंजन के अंदर उन्हें बहुत सारे जंगली भेड़िया मिलते हैं जिसे एमन और रियो आसानी से हरा देते हैं और उसके मैजिक स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। और लड़ाई खत्म होने के बाद रियो एमन से बोलता है कि तुम जिस हिसाब से तलवारबाजी करते हो तुम मुझे एबल की याद दिलाते हो। फिर एमन रियो से पूछता है कि तुम्हें भी तो इतना अच्छा तलवारबाजी आती है, तुमने तलवार चलाना आखिर सीखा तो सीखा कहाँ से? जिस पर रियो बोलता है कि मेरे पास एक मेरे मेंटर थे बहुत समय पहले, उन्हीं से मैंने तलवारबाजी सीखी है। लेकिन ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ क्या तुम ठीक हो ना अब? अरे हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। रियो एमन को बोलता है कि अगर तुम्हें अपना स्टेमिना को बढ़ाना है तो तुम्हें रोज बहुत ज्यादा दौड़ना होगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? मैं अब से रोज दौड़ूंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रियो। और वो एमन को ये भी बताता है कि जब वो एबल के साथ ट्रेवल करता था तो एबल रोज सुबह अपना प्रैक्टिस करता था जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है तलवारबाजी में। और रोज सुबह जल्दी प्रैक्टिस करने से एबल का इनर स्टेमिना भी बहुत ही ज्यादा है। जिस पर एमन बोलता है अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं भी रोज बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा और बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा। इसके बाद रियो टाउन में घूमने के लिए निकल जाता है। फिर रियो एक लाइब्रेरी के अंदर आता है और लाइब्रेरी के अंदर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें पहले आल्केमी से बुक से शुरू करनी चाहिए। इसके बाद रियो बहुत ही ज्यादा बुक ले लेता है और बाहर आकर बैठ जाता है और वो सोचता है कि उसे कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होने लगता है और रियो देखता है कि कोई सोलर इक्लिप्स जैसा कुछ बन जाता है और पूरा डार्क माहौल हो जाता है और रियो को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ऑरा प्रेजेंस हो रहा होता है और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ऑरा महसूस हो रहा होता है। तभी रियो के ऊपर कोई हमला कर देता है लेकिन रियो अपने मैजिक का यूज करके उसके हमले से बच जाता है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि रियो के ऊपर हमला कर रही होती है और रियो को उस लड़की से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ऑरा महसूस हो रहा होता है और वो लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। तभी रियो अपने मैजिक का यूज करता है और बहुत सारे आइस का लेयर बना लेता
देता है और वो लड़की रियो के ऊपर हमला कर देती है और वो हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और जैसे ही उसके ऊपर हमला करती है, रियो के कोट के वजह से रियो को कुछ भी नहीं होता है और ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है देखकर कि आखिर ये बच कैसे गया। और वो लड़की लियो से बोलती है कि आखिर तुमने मेरे इतने खतरनाक अटैक को डॉज कैसे किया और तुम आखिर इससे बच कैसे गए। और जब वो उसको कोट को देखती है और बोलती है कि ये तुमने जो कोट पहना है कोई आम कोट नहीं है, ये जरूर फेरी किंग का कोट होगा जिस वजह से तुम मेरे इतने खतरनाक हमले को झेल पाए हो। और तभी वो लड़की रियो के ऊपर हमला कर देती है और रियो उस लड़की के बीच एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाता है। और वो लड़की बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, वो लगातार रियो के ऊपर हमला करती रहती है, लेकिन रियो उसके हमले को सहन कर लेता है और डॉज करता रहता है। और हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे वो सोलर इक्लिप्स भी हट रहा होता है और ये लड़की रियो से बोलती है कि आखिर तुम इतने जल्दी अपना मैजिक स्पेल कैसे कर रहे हो। और वो लड़की वापस से रियो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन रियो जैसे तैसे करके उसके अटैक को डॉज करता रहता है। लेकिन जब रियो उसके ऊपर हमला करता है तो वो लड़की को थोड़ा सा खरोच आ जाता है। वो लड़की उससे बचने का तो बहुत ज्यादा ट्राई करती है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा खरोच आ जाता है और मौका देखते ही रियो उसके ऊपर फटाक से हमला कर देता है। लेकिन रियो देखता है कि जो उसे घाव लगा होता है वो फटाफट वो उसे हील कर लेती है। लेकिन जब वो लड़की वापस से रियो के ऊपर हमला करने वाली होती है तभी रियो अपने मैजिक का यूज करता है और तभी वहां पर बहुत सारे वाटर वेपर्स आ जाते हैं, जिसका जो लिक्विड होता है उस लड़की के फेस पर गिरता है और वो उस लिक्विड के वजह से वो लड़की का फेस पूरा जलने लग जाता है, जिससे कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रियो के ऊपर वापस से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमले के यूज करने वाली होती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे वो सोलर इक्लिप्स हट रहा होता है, जिस वजह से वो लड़की बोलती है कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और फिर वो लड़की अपने आप को खुद को इंट्रोड्यूस करती है और रियो को बोलती है कि मेरा नाम है लियोनोरे उराका और तेरा नाम क्या है बच्चे। तो रियो बोलता है मेरा नाम है रियो। और हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे वो सोलर इक्लिप्स हट रहा होता है और वो लड़की रियो को बोलती है कि अब मैं अगली बार मिलूंगी तो मैं तुम्हारा जान वहीं पर ले लूंगी, इससे पहले तुम मरना मत। और जब मैं अगली बार तुमसे मिलूंगी तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। और इसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद घर आते आते रियो बहुत सारे मैजिक स्टोन को बेच देता है, जिस वजह से उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसे आ जाते हैं और अपना रियो भाई बहुत ही ज्यादा अमीर दिखाई देने लग जाता है। और जब रियो वापस घर में आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद जब वो अपने खिड़की से बाहर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लड़के उसके दोस्तों को परेशान कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर रियो आ जाता है और अपने मैजिक का यूज करके 3-4 लोगों को बेहोश करवा देता है, जिसे देखकर वो लड़का थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और जब वो लड़का रियो के ऊपर हमला करता है तो रियो उसके पेट में कोहनी मार के उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद रियो वो गोल्डन बालों वाले लड़के को दवाई देता है और बोलता है कि तुम तो एक प्रीस्ट हो तो तुम्हें पहले ज्यादा ठीक होने की जरूरत है, इसके बाद तुम मुझे हील कर देना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो येलो बालों वाला लड़का रियो को हील करता है और रियो उसे बोलता है कि मेरा दर्द एकदम गायब हो चुका है, तुम तो सच में बहुत ही अच्छे प्रीस्ट हो। इसके बाद वो सभी हॉट बात लेते लेते बहुत ही ज्यादा बातें करते हैं और रियो उनसे अपने फाइट के बारे में भी बताता है। और जब उसका ये फाइट के बारे में ये सब सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुमने उसे हराया कैसे। तो रियो बोलता है कभी फुर्सत से मैं तुम सभी को इसके बारे में बताऊंगा। और रियो मन ही मन सोच के बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसने अभी अभी एक आकुमा से फाइट किया है और वो इस फाइट से सर्वाइव भी कर गया है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि एमन और बाकी सभी उसके दोस्त डंजन में रेड करने के लिए आए हुए होते हैं और वहाँ वो लोग गोब्लिन से फाइट कर रहे होते हैं। और फाइट करने के बाद वो सभी लोग उसके मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट करते हैं। और तभी जो ब्राउन हेयर वाला लड़का होता है वो बोलता है कि अगर रियो हमारे साथ आया होता तो बहुत अच्छा होता। इसके बाद वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें एक चीज दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गोब्लिन किसी को मार रहा होता है। इसके बाद हम लोग रियो को देखते हैं जो किसी ओपन ग्राउंड में खड़ा हुआ होता है और वहाँ पर खड़े खड़े वो सोच रहा होता है कि अगर मैं और ताकतवर नहीं बना तो अगर वो लड़की वापस आएगी तो मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। इसके बाद रियो अपना मैजिक को प्रैक्टिस करने लग जाता है और वो अपने मैजिक का यूज करके एक आइस का पट्टी बनाता है और अपने वाटर जेट का यूज करके आगे सरकता है। लेकिन इसके वजह से उसका बहुत ही ज्यादा मैजिक यूज होता है, जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा माना यूज हो रहा होता है। इसके बाद रियो सोचता है कि उसे अपने मैजिक प्रैक्टिस को थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए और फिर वो लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता है कुछ अल्केमिस्ट का बुक पढ़ने के लिए। इसके बाद हम लोग एबेल के एक दोस्त को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठे बैठे कोई बुक पढ़ रही होती है और रियो के बारे में सोच रही होती है कि वो लोग ने इतने सारे वाइब्रेंट को आखिर हराया तो हराया कैसे। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही एल्फ वाली लड़की आ जाती है और इस एल्फ वाली लड़की का नाम सेरा होता है। सेरा उस लड़की से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो लड़की बोलती है कि बस मैं यहाँ पर कुछ किताबें पढ़ने आई हूँ, वैसे तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। सेरा बोलती है कि मैं अभी अभी इस टाउन में आई हूँ और मैं यहाँ पर कुछ बुक पढ़ने आई हूँ, तो चलो ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और इसके बाद सेरा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोग आमन और उसके सभी दोस्तों को देखते हैं और वहाँ पर लीना भी आई हुई होती है जहाँ पर ये लोग उसे उस मैजिक स्टोन को दिखाते हैं। तो नीना बोलती है कि ये मैजिक स्टोन तो 5th लेयर का है, बहुत सालों बाद इतने रेयर मैजिक स्टोन्स को देखा गया है, इसका मतलब ये एक अच्छा साइन नहीं है, मतलब कोई मॉन्स्टर हमारा वहाँ पर वेट कर रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। नीना बोलती है कि मैं इसे जल्दी से गिल्ड मास्टर को दिखा कर आती हूँ, तुम लोग यहीं पर रहना और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी जानकारी देने के लिए। और जब गिल्ड मास्टर उस स्टोन को देखता है तो बोलता है कि ये तो 10 लेयर के मैजिक स्टोन है, ये 5th लेयर पे कैसे आ गए। वैसे अभी इस टाउन में कितने बी रैंक के एडवेंचरर्स हैं यहाँ
पर, जिस पर नीना बोलती है कि अभी ज्यादा तो नहीं है, बस क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट बियर्ड ही है। गिल्ड मास्टर बोलता है कि अच्छा ठीक है, क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड को जल्दी यहाँ पर समन किया जाए, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, उन लोगों को ऑफिस में जल्दी बुला लो। इसके बाद एबल और उसके सारे टीममेट यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर व्हाइट ब्रिगेड की टीम भी मौजूद होती है। फिर जो गिल्ड मास्टर होता है वो उन सभी को गॉब्लिन्स के बारे में बताता है कि गॉब्लिन्स को 5th लेयर डंजन में देखा गया है, जिस पर एबल बोलता है लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। तो गिल्ड मास्टर बोलता है मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, ये न्यूज एकदम कन्फर्म है। बहुत सारे एडवेंचरर्स जब डंजन से बाहर आते हैं तो उनके पास वो मैजिक स्टोन होती है जो कि 10th लेयर की होती है, और ये कोई आम साइन नहीं है। जो व्हाइट ब्रिगेड का लीडर होता है वो बोलता है इसमें हम लोग क्या हेल्प कर सकती हैं गिल्ड मास्टर, आप हमें जल्दी बताइए। तो जो गिल्ड मास्टर होता है उन सभी को ऑर्डर देता है कि तुम सभी को डंजन्स में जाना है और उन गॉब्लिन्स का पता लगाना है, और इसके लिए जो गिल्ड मास्टर होते हैं उन सभी को 100 कॉइन्स एक्स्ट्रा देते हैं और बोलते हैं कि जब क्वेस्ट पूरा हो जाएगा तो तुम सभी को 200 कॉइन्स ईच सबको मिल जाएगा। और इस क्वेस्ट के लिए क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड के दोनों लीडर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग रियो और उसके बाकी सभी दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर रियो उन सभी को बोलता है कि आज मैं लाइब्रेरी में जाने वाला हूँ और कुछ अल्केमिस्ट के बारे में रीड करने वाला हूँ। जिस पर उसके दोस्त पूछते हैं क्या तुम हमारे साथ डंजन में रेड के लिए नहीं आओगे, जिस पर रियो बोलता है मुझे माफ करना, मैं आज तुम लोगों के साथ डंजन में नहीं आ पाऊंगा। तो उसके दोस्त बोलते हैं कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे, तुम अपना रीडिंग करने के लिए जाओ। इसके बाद रियो वहाँ से निकलकर लाइब्रेरी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद रियो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और कॉइन देकर ऊपर जाने लग जाता है, और जब वो ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वही एल्फ वाली लड़की यानी जो शेरा होती है वहीं पर खड़ी होती है, और रियो उसको देखकर थोड़ा लट्टू हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर गिल्ड मास्टर, क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड के सभी मेंबर डंजन के गेट के बाहर पहुंच जाते हैं गॉब्लिन्स के रेड के लिए। और इसके बाद जब गिल्ड मास्टर गेट को खोलने जाता है तो एबल उसे रोक लेता है, जिस पर एबल बोलता है मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, इधर से मुझे कुछ नेगेटिव ऑरा महसूस हो रहा है। तभी अपने एक टीममेट को बोलता है कि क्या तुम इसे मेरे लिए स्कैन कर सकती हो, जिस पर वो बोलती है हाँ जरूर। इसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके डंजन के अंदर चेक करती है और वो देखती है कि 100 से भी ज्यादा गोब्लिन्स गेट पे उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जिस पर वो सभी को चौकन्ना होने के लिए बोलती है, और एबल सभी को बोलता है कि तैयार हो जाओ लड़ाई करने के लिए, और गेट को बंद कर दिया जाता है। और जो गार्ड्स होते हैं वो सभी एडवेंचरर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि गॉब्लिन्स का रेड हमारे ऊपर जल्दी होने वाला है, मुझे तुम सबकी मदद चाहिए, तो सब लोग हमारी मदद के लिए हमारे पीछे आ जाओ। और उसमें रियो के दोस्त भी होते हैं, जो सभी लोग गॉब्लिन के रेड के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग रियो और उस एल्फ वाली लड़की को देखते हैं, मतलब जिसका नाम सेरा होता है। वो लड़की बोलती है अच्छा तो तुम यहाँ के लोकल एडवेंचरर हो, और फिर वो आगे आती है और रियो से हाथ मिलाती है और बोलती है कि मेरा नाम सेरा है, और रियो बोलता है मेरा नाम है रियो और मैं यहाँ का एक एडवेंचरर हूँ। इसके बाद सेरा रियो से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ लाइब्रेरी में क्या करने आए हो, जिस पर रियो बोलता है मैं यहाँ पर लाइब्रेरी में अल्केमी के बारे में कुछ रीड करने आया हूँ, जिस पर सेरा बोलती है अल्केमी ये तो बड़ी अजीब बात है, जिस पर रियो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अल्केमी से ये रीड करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अल्केमी की मदद से एक गोलम को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। और ये सुनकर शेरा एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा लक्ष्य तो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस लाइब्रेरी में गोलम क्राफ्ट बनाने का कोई भी बुक होगा या कोई अल्केमिस्ट का बुक होगा जिससे तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसमें तुम्हारी वो हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद सेरा रियो को अपने साथ आने को बोलती है और बोलती है कि चलो लाइब्रेरी में मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करती हूँ। इसके बाद दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं और रास्ते में चलते चलते ये लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं और गप्पे लड़ाते हैं। फिर रियो सेरा से पूछता है क्या तुम एक एल्फ हो ना, जिस पर सेरा बोलती है हाँ मैं एक एल्फ हूँ और साथ ही साथ मैं एक एडवेंचरर भी हूँ, और बोलती है कि मैं एक बी रैंक एडवेंचरर हूँ और मैं एक पार्टी की मेंबर हूँ जिसका नाम है विंड। और हमें पता चलता है कि इस टाउन में सेरा एक अकेली ऐसी लड़की है जो कि एल्फ है। और इसके बाद वो दोनों और भी ज्यादा बातें करते रहते हैं और रियो सेरा को देखते रह जाता है और उसके ऊपर लट्टू बन जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ डंजन के रेड में देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग एकदम तैयारी में खड़े होते हैं कि कब गोब्लिन्स बाहर आए और हम लोग उनके ऊपर अटैक करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अचानक से गेट टूट जाता है और बहुत सारे गोब्लिन्स बाहर आ जाते हैं और इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। इसके बाद सभी एडवेंचरर्स एक साथ उन गोब्लिन्स के ऊपर तीर कमान से हमला कर देते हैं और वो गोब्लिन्स भी लगातार सभी एडवेंचरर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिससे कि कुछ एडवेंचरर्स घायल हो जाते हैं, लेकिन जो हीलिंग एडवेंचरर्स होते हैं वो उन सभी को हील कर देते हैं। इसके बाद एडवेंचरर्स और गोब्लिन्स के बीच एक बहुत ही बड़ा युद्ध स्टार्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि उन गोब्लिन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सभी लोग तीर कमान से उन गोब्लिन्स के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। और तभी एक एडवेंचरर्स बोलती है कि हमारे पास तीर खत्म हो गए हैं, लेकिन जो बाकी एडवेंचरर्स होते हैं वहाँ पर बहुत सारे तीर लेकर आ जाते हैं, जिस पर जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, जितने भी हथियार हैं टाउन में उनको यहाँ पर जल्दी से लेकर आ जाओ। तभी वहाँ पर रियो का दोस्त आता है और वो बोलता है कि गेट के बाहर एक बहुत ही बड़ा गोब्लिन मॉन्स्टर खड़ा हुआ है, मुझे यकीन है कि क्रिम्सन स्वॉर्ड उसे मार गिराएगी, तुम टेंशन मत लो, हम उस गोब्लिन को मार गिराएंगे और ये मैसेज मैं बाकी एडवेंचरर्स तक पहुंचा दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। इसके बाद लड़ाई करते करते शाम हो जाती है और हम लोग
देखते हैं कि सारे के सारे गोब्लिन्स मारे जा चुके होते हैं। तभी जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है कि क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड तैयार हो जाओ, असली जंग अब शुरू होने वाला है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर और भी सारे गोब्लिन्स आ जाते हैं जो कि थोड़े अपर लेवल के होते हैं और क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड साथ में हमला करते हैं और उन गोब्लिन्स को मार गिराते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक जायंट लेवल का गोब्लिन आ जाता है जो कि उन गोब्लिन्स का जनरल होता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। वहाँ पर 3 गोब्लिन जनरल होते हैं जो कि तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और एबल और सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर हम लोग इन जनरल को मार गिराएंगे इसके बाद हम लोग को किंग से फाइट करनी होगी जो कि कहीं पर पीछे छुपा हुआ है। इसके बाद एबल सभी को ऑर्डर देता है कि हमें इसके किंग के आने से पहले हमें इन्हें मार गिराना होगा और इसके बाद गोब्लिन और एडवेंचरर्स के बीच एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से वो दीवार टूट जाता है और जितने भी गोब्लिन जनरल होते हैं वो 2 टुकड़ों में कट जाते हैं और वहाँ पर आ जाता है गोब्लिन्स का राजा जो दिखने में काफी ज्यादा विशाल होता है और इसका पावर भी बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद एबल और व्हाइट ब्रिगेड का जो लीडर होता है वो उस गोब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो गोब्लिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और उस गोब्लिन का कवच भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है जिसकी वजह से उनका तलवार उस गोब्लिन के अंदर नहीं घुस पा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि एबल अकेला उस गोब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है और अपने कॉम्बैट स्किल का यूज करके उस गोब्लिन के शरीर में अपना तलवार घुसेड़ देता है, जिस पर वो व्हाइट ब्रिगेड का लीडर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतने जल्दी मरा होगा। तभी जो एबल के टीममेट होते हैं वो बहुत ही खतरनाक पावर का इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से एक शॉक वेव क्रिएट होता है और हम लोग देखते हैं कि जो वो गोब्लिन का लीडर होता है यानी जो किंग होता है वो अचानक से नीचे गिर जाता है और वो हार जाता है और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जो व्हाइट ब्रिगेड का लीडर होता है वो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ क्रिम्सन स्वॉर्ड। और दूसरी तरफ हम लोग रियो को देखते हैं जो कि शेरा को टाटा बाय बाय कर वापस से अपने घर की ओर निकल जाता है। इसके बाद रात में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और जब रियो यहाँ पर आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर सब इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम लोग गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है काश मैं भी ड्रिंक कर पाता, लेकिन उसको बहुत ज्यादा काम होता है जिस वजह से वो उन सभी के साथ पार्टी नहीं कर पाता है और इसी का अफसोस मना रहा होता है। एंड इसके बाद हम लोग रियो को देखते हैं जिसे आखिरकार समझ आ जाता है कि ये लोग यहाँ पर पार्टी क्यों कर रहे हैं और जो उसका दोस्त होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुमने देखा नहीं है कि एबल ने फाइट कैसे किया, मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। और तभी वहाँ पर एबल आ जाता है और उसे देख के जो रियो का दोस्त होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी वहाँ पर एबल के टीममेट्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तुम यहाँ पर हो क्या एबल। इसके बाद जो एबल की दोस्त होती है वो रियो से पूछती है कि मुझे तुमसे एक बात पूछना है, आखिर तुम अपने स्किल को यूज कैसे करते हो और तुम हवा में बर्फ कैसे बना पाते हो। जिस पर रियो बोलता है कि मैं 40 मीटर के ऊपर तक कोई भी बर्फ बना सकता हूँ, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। इसके बाद वो रियो से उसके मैजिक के बारे में और भी सवाल जवाब करती है। फिर थोड़ी देर बाद रियो वहाँ से खाना खाने के लिए चले जाता है और जो वो लड़की होती है वो रियो को देखकर थोड़ा हैरान होती है और सोचती है कि आखिर रियो यहाँ पर आया तो आया कहाँ से है। इसके बाद अगले दिन हम लोग देखते हैं कि रियो के दोस्त बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि जब से डंजन क्लोज हुआ है तब से उन्हें कोई भी क्वेस्ट नहीं मिला है, जिस वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं। इसके बाद रियो के दोस्त रियो से पूछते हैं कि आखिर रियो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम भी यहाँ पर कोई डंजन रेड के लिए आए हो। जिस पर रियो बोलता है नहीं, मैं यहाँ पर आल्केमी का प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ, लेकिन जो उधर का सारा बुक होता है वो सारा बुक बिक चुका है, जिस वजह से मैं अब वहाँ का प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। उसके दोस्त रियो से पूछते हैं कि क्या वो इतना ज्यादा महंगा आता है कि इतने जल्दी वो बिक गया। जिस पर रियो बोलता है मुझे कम से कम उसके लिए 50 गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे। और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब तो डंजन भी क्लोज हो चुका है और हमारे पास कोई जॉब भी नहीं है, तो हम पैसे कहाँ से इकट्ठा करेंगे। तभी रियो बोलता है मेरे पास तुम तीनों के लिए काम है, लेकिन वो काम डंजन के बाहर है जहाँ पर तुम सभी को कुछ मैजिक कॉपर को इकट्ठा करना है। जहाँ पर रियो सभी को बताता है कि इधर पास ही में एक विलेज है जिसका नाम है रूसे, वहीं पर एक माइन है जहाँ पर वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे तो सिर्फ हमें आधा दिन लगेगा और हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और रियो सभी को बताता है कि मैं तुम सबको इसके लिए 4-4 गोल्ड कॉइन एक एक को दूंगा और उसके दोस्त इसके लिए एकदम से तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जब रियो अपने कमरे में आता है तो उसे बहुत ज्यादा शोर सुनाई देती है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो देखता है कि कुछ गार्ड्स किसी एक लड़की को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उस लड़की को उन गार्ड से बचाने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वो गार्ड उस लड़के के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक वो गिर जाता है और उस लड़के से बोलता है आखिर तुमने क्या किया। तो वो लड़का बोलता है मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम अपने आप ही गिर गए। और जब वो वापस खड़ा होने का ट्राई करता है तो वापस से गिर जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर व्हाइट ब्रिगेड का लीडर फेल्प्स आ जाता है और वो उन गार्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम लोग इस किंगडम के नाइट्स हो और तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे लिए शोभा देता है, कम से कम तुम लोग थोड़ी सी तो शर्म कर लेते। तो जो गार्ड होता है वो फेल्प्स से बोलता है कि तुम तो बस एक एडवेंचरर हो, तुम हम पे दादागिरी नहीं कर सकते हो। जिस पर फेल्प्स बोलता है मैं भले एक एडवेंचरर हूँ लेकिन मैं इस किंगडम का एक नोबल मैन हूँ। और फेल्प्स बोलता है कि मेरा नाम फेल्प्स हाईलाइन है और मैं हाउस ऑफ हाईलाइन का एक लौता खून हूँ। और जब सभी गार्ड्स को पता चलता है कि जब ये पुराने कमांडर नाइट का बेटा है तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और ये बात सुनते ही वहाँ के सारे गार्ड्स यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो लड़का और लड़की फेल्प्स का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब फेल्प्स पीछे देखता है तो वो देखता है कि खिड़की के ऊपर रियो
खड़ा होता है और वो बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा नाम रियो है ना। जिस पर रियो बोलता है हाँ तुमने सही कहा, और मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा नाम फेल्प्स है ना। जिस पर फेल्प्स बोलता है हाँ मैं ही फेल्प्स हूँ और मैं व्हाइट ब्रिगेड का कैप्टन हूँ। और बोलता है कि मुझे एबल ने बताया था तुम्हारा मैजिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और तुम एक पावरफुल मैजिशियन हो। और तभी वहां पर फेल्प्स की एक टीममेट आ जाती है जो कि बोलती है कि अभी हमारे यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, आपको किसी ने बुलाया है। जिसके बाद फेल्प्स उस लड़की के साथ वहां से चले जाता है और जब रियो उस लड़का और लड़की को देखता है तो सोचता है कि ये दोनों सच में बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। इसके बाद रात में हम लोग देखते हैं कि रियो और एबल साथ में बैठकर खाना खाने के लिए आए हुए होते हैं, जहाँ पर रियो एबल की पोल पट्टी खोलता है, जिस वजह से एबल थोड़ा सा शर्मा जाता है। और पोल पट्टी से तुम सभी को तो मालूम ही पड़ी क्या होगा कि रियो एबल को किसी लड़की के बारे में बात कर रहा होता है, जिसे सुनकर एबल बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और रियो को थोड़ा धीरे बोलने के लिए बोलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एबल रियो को कहीं पर लेकर जा रहा होता है। तभी रियो एबल को रोक लेता है और बोलता है कि एबल जरा यहाँ पर आना, ये देखो यहाँ पर कुछ एडवेंचरर्स है और मैं इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। जब तुमने हमारा होम पार्टी रखा था तो मैंने इन्हें यहाँ पर नहीं देखा था। जिस पर एबल बोलता है यहाँ पर बहुत सारे डंजन्स है, तो उस समय क्या पता ये जो सारे एडवेंचरर्स है कहीं पर गए होंगे, इसलिए वो वहाँ पर नहीं आए होंगे। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि रियो और एबल के ऊपर कुछ घुसपैठियां हमला कर देते हैं, लेकिन रियो अपने मैजिक का यूज करके उन सभी घुसपैठियों को हरा देता है। तभी एबल को कुछ मिलता है और बोलता है कि शायद ये आल्कमी का कोई टूल है, जिस पर रियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन एबल बोलता है नहीं, ये हमारे लिए सबूत का काम करेगा। इसके बाद एबल उन सभी घुसपैठियों को रस्सी से बांध देता है और जब वो उनका कार्ड देखता है तो उस पे सी रैंक एडवेंचरर्स लिखा होता है, जो कि जैकलेरे विलेज से आए हुए होते हैं। और इन सभी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर आए किस लिए थे। इसके बाद रियो और एबल यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर दूसरे साइड हम लोग फेल्प्स को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है। और तभी उसके पीछे वही नाइट्स आ रहे होते हैं जिसे फेल्प्स ने दोपहर में सबक सिखाया होता है। और वो लोग बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि तुमने हमारी बेइज्जती की थी। और जैसे ही वो लोग फेल्प्स के ऊपर हमला करने वाले होते हैं तभी वो लोग अचानक से फ्रीज हो जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि फेल्प्स की एक टीममेट उन लोग के ऊपर मैजिक कर देती है, जिस वजह से उन लोग का पूरा बॉडी अकड़ जाता है और वो लोग एकदम से फ्रीज हो जाते हैं। और तभी वो अपने मैजिक का यूज करती है और उन सभी गार्ड को जला के राख कर देती है और सारे गार्ड वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन हम लोग गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि किसी को कुछ भाषण दे रहा होता है और बोलता है कि तुम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए डंजन के गेट्स को कैसे खोल सकते हो, ये कितना ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें मालूम है कि नहीं है। और ऊपर से तुम लोग इतने सारे एडवेंचरर्स का डिमांड कर रहे हो, वो भी तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए। और तभी एक बंदा बोलता है जिसके आंख में एक चश्मा लगा हुआ होता है, वो बोलता है कि हमें ऊपर के अथॉरिटी से ऑर्डर है और हमें ये सब करना ही होगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए वो गिल्ड मास्टर बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। लेकिन वो अंधा आदमी बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन हमें ऊपर से अथॉरिटी का बहुत ही तगड़ा ऑर्डर मिला है, मैं उनके बात को नहीं टाल सकता हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद और बहुत ज्यादा भाषण देने के बाद वो गिल्ड मास्टर मान जाता है। लेकिन वो बोलता है कि इसके लिए हमारे गिल्ड का कोई भी मेंबर जिम्मेदार नहीं होगा और मैं अपने किसी भी गिल्ड मेंबर को वहाँ पर जाने का अनुमति नहीं दूंगा। लेकिन तब वो एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि अगर हम किसी एडवेंचरर से रिक्वेस्ट करेंगे क्या वो हमारे साथ तभी भी आने को तैयार नहीं होंगे। इस पर गिल्ड मास्टर बोलता है कि वो सब आपकी प्रॉब्लम है, अगर हमारे कोई गिल्ड मास्टर से ऐसी बात करेगा तो मैं भला कैसे इसकी अनुमति दे सकता हूँ। इसके बाद वो डंजन के बारे में बताता है, वो बोलता है कि डंजन्स में अभी भी बहुत खतरनाक बीस्ट मौजूद हैं और हम लोग कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग रियो को देखते हैं जो कि एबल के पार्टी के गेट के सामने खड़ा होता है। तभी वहाँ से एक लड़की बाहर निकलती है और वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई दिखाई देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी वो भाग करके वापस से रियो के पास आती है और वो बोलती है कि सर क्या आप कोई एडवेंचरर हो। जिस पर रियो बोलता है हाँ मैं एडवेंचरर हूँ। जिस पर वो लड़की बोलती है कि मुझे फटाफट कोई गिल्ड एडवेंचरर के गिल्ड में लेकर चलो, मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है। इसके बाद रियो उस लड़की को एबल के पास लेकर जाता है और वो लड़की एबल को एक लेटर देती है और बोलती है कि ये प्रोफेसर हेलरॉन की तरफ से आया हुआ एक चिट्ठी है। और जब एबल उस मैसेज को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है कि बहुत सारे मैजिशियन को डंजन के अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है। लेकिन रियो बोलता है डंजन तो अभी इस समय बंद है ना, तो हम लोग उसके अंदर जाएंगे कैसे। तभी एबल रियो को बताता है कि जो डंजन है वो 10 सालों से बंद है, क्योंकि जब ए रैंक के पार्टी उसमें गए थे तो उसके बाद वो लोग कभी वापस लौट कर नहीं आ पाए, जिस वजह से वो डंजन कई डिकेडों से बंद है। और एबल ये भी बताता है कि सिर्फ ए रैंक के हंटर्स ही नहीं बल्कि वहाँ का एस रैंक का एक एडवेंचरर भी जो कि सुपर ह्यूमन जैसे पावर रखता है, वो भी उसके अंदर से दोबारा लौट कर नहीं आ पाया है। और इसी वजह से कोई भी नहीं जानता है कि आखिर उस डंजन के अंदर क्या हुआ। ग्रेट टाइडल बोर के बाद उसमें से कोई भी इंसान आज तक जिंदा लौट कर नहीं आ पाया है और पता नहीं उस डंजन में आखिर हुआ तो हुआ क्या, इसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा है। जिस पर रियो बोलता है कि तब तो यही बेहतर होगा कि हमें उस डंजन के अंदर नहीं जाना चाहिए और वैसे भी मुझे अब भूख लग रहा है और मैं यहाँ से जाता हूँ। इसके बाद रियो वहाँ से चला जाता है और वो लड़की रियो का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो लड़की से पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की बोलती है कि मेरा नाम है नटालिया। और वो गोल्डन बालों वाली लड़की बोलती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तभी एबल की एक टीममेट उस लड़की से पूछती है कि तुम भी कहीं वाटर मैजिशियन तो नहीं हो। तो लड़की बोलती है हाँ तुमने सही कहा, मैं एक वाटर मैजिशियन हूँ, लेकिन मैं अच्छे से स्पेल को कास्ट नहीं कर पाती हूँ। फिर बोलती है कि नटालिया क्या तुमने कभी देखा है कि काफी दूर से कोई बंदा क्या कोई स्पेल को कास्ट कर सकता है। जिस पर नटालिया बोलती है कि नहीं, मैंने आज तक ऐसे मैजिक के बारे में कभी नहीं सुना है। तभी एबल बोलता है कि अरे लीन कम से कम अब तो छोड़ो
छोड़ दो रियो को, तुम उसके बारे में कितना ताका झाकी करती हो। तभी नटालिया बोलती है कि क्या सच में ऐसा कोई मैजिक एग्जिस्ट करता है। तभी एबल की टीममेट बोलती है कि हाँ, जो अभी तुमने लड़का देखा था रियो, वो ऐसे मैजिक को कास्ट कर सकता है। लेकिन नटालिया को उसके बातों पर थोड़ा भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी एबल रियो के बारे में और भी चीजें बताता है और बोलता है कि अगर हम लोग 4 लोग मिलके भी रियो के साथ फाइट करेंगे तभी भी हम उसे हरा नहीं पाएंगे। तुम्हें उसके सामने बस हार मानने में ही भलाई समझी जाएगी और तुम सबके लिए यही अच्छा होगा कि तुम लोग रियो से भिड़ने का ट्राई मत करो, क्योंकि मैं इस पार्टी का लीडर हूँ, तो ये मेरा एक तरीके से ऑर्डर मान के चलो। एबल नटालिया को बोलता है कि अगर तुम्हें रियो से कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझसे बात कर सकती हो, वो रूम नंबर 10 में मिलेगा, नहीं तो तुम्हें वो लाइब्रेरी में मिलेगा। जिस पर नटालिया बोलती है ठीक है, मैं समझ गई हूँ। इसके बाद अगले दिन एबल और बाकी सभी बड़े लोग डंजन के बाहर आ जाते हैं। तभी वो उसे एक गैजेट के बारे में बताता है और बोलता है कि अंदर जो भी माना डिटेक्ट होगा, ये गैजेट उसे आराम से डिटेक्ट कर सकता है और इसके लिए अंदर एक एनालिसिस टीम बैठी हुई है। उन्हें जैसे भी थोड़ा माना डिटेक्ट होगा वो लोग हमें इसके बारे में बता देंगे। तभी वो बुढ़ऊ एबल से बोलता है कि मुझे इसके बारे में सुन के खुशी हुई कि तुम्हें आल्केमी के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ। इस पर एबल बोलता है मुझे तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इस पर ये बुढ़ऊ बोलता है कि क्या तुम्हारा सच में कोई दोस्त वगैरह भी है? अरे आप क्या बात कर रहे हो, अगर मैं कोई एडवेंचरर टीम का गिल्ड लीडर हूँ तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मेरा कोई दोस्त नहीं होगा। आप भी क्या बात करते हो। चलो, मुझे ये सुनकर थोड़ी सी तो खुशी हुई। इसके बाद एबल सभी को बोलता है कि चलो अब बातें बाद में करेंगे, अभी हमको डंजन के अंदर जाना है और 3rd लेयर को क्लियर करना है। इसके बाद रात हो जाती है और हम लोग रियो को देखते हैं और उसके सभी दोस्त को देखते हैं, जहाँ पर रियो बहुत सारे मैजिक स्टोन को लाया हुआ होता है और उसके पास बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स भी होते हैं, जिसे देखकर उसके दोस्त एकदम शॉक में हो जाते हैं। तभी रियो का एक दोस्त बोलता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि सब लोग ने डंजन को वापस क्यों खोल दिया। जहाँ पर रियो बोलता है हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन वो सभी लोग सिर्फ डी रैंक या उससे ऊपर वाले रैंक को ही अंदर जाने दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एबल और उसके टीममेट को देखते हैं, जहाँ पर एबल बोलता है कि हमें इस डंजन के अंदर आए हुए 3 दिन हो चुके हैं और हम लोग 7 लेयर के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अभी एक चींटी भी नहीं दिखाई दी है और यहाँ पर इस डंजन के अंदर ये लोग को अभी तक एक सिंगल मॉन्स्टर का भी सामना करने को नहीं मिला है। तभी एबल बोलता है कि हमें और भी अंदर जाना होगा। तभी एबल कुछ बंदे को देखता है जो कि रॉयल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होते हैं और वो लोग भी इस डंजन के अंदर आए हुए होते हैं और वो लोग कहीं बहुत जल्दबाजी में कहीं पर जा रहे होते हैं और एबल की टीममेट बताती है कि ये सब वही लोग हैं जो कि 38 लेयर तक अंदर जा चुके होते हैं, जिसे सुनकर एबल बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और वो अपने टीममेट से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये बात किसने बताई, तो बताई किसने। तो लड़की बोलती है कि उस रॉयल सेंट्रल के अंदर कोई है जिसने मुझे बताया है। जिस पर एबल बोलता है मतलब तुम भी सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखती हो, गजब लड़की हो यार तुम। इसके बाद डंजन के बाहर हम लोग बहुत सारे एडवेंचरर्स को देखते हैं, जिन्हें समझाया जाता है कि ई रैंक और एफ रैंक के पार्टी इस डंजन के आसपास नहीं दिखाई देंगे और गिल्ड मास्टर ये भी बताता है कि तब तक के लिए मैं तुम सभी को कुछ और काम दूंगा और जो खाना और पीना है हम लोग दूसरे टाउन से मंगा लेंगे, तुम लोग उसकी टेंशन मत करो। तब तक के लिए तुम सभी लोग टाउन वाले को थोड़ा सा प्रोटेक्शन दो। फिर गिल्ड मास्टर बोलता है कि तुम लोग मेरी बात समझ गए ना, और इसके रिलेटेड अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तभी रियो हाथ उठाता है, जहाँ पर रियो बोलता है कि मैंने अभी अभी सुना है कि उस डंजन के अंदर से कुछ मैजिक स्टोन को रिकवर किया गया है उन बोर के अंदर से। और रियो बोलता है कि मैं ये सभी चीज को जानना चाहता हूँ, आखिर वो किस टाइप के मैजिक स्टोन्स हैं। जिस पर वो गिल्ड मास्टर बोलता है कि वो सारे के सारे मैजिक स्टोन एक ग्रेट टाइडल बोर से कलेक्ट किया गया है और इसमें गॉब्लिन किंग और गॉब्लिन जनरल को भी इंक्लूड किया गया है। इसके बाद डंजन के अंदर हम लोग वही एक आंख में चश्मे पहने इंसान को देखते हैं, जिसे कोई बहुत ही अजीब गेट को दिखाया जाता है और उसमें से एक बंदा बोलता है कि ये जरूर किसी दूसरे लोकेशन से कनेक्टेड है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम पड़ता है कि आखिर ये दरवाजा आया तो आया कहाँ से। और वो अपने सभी सिपाही को ऑर्डर देता है कि हम लोग इस गेट के अंदर जाने वाले हैं, जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इसके बाद वो सभी लोग एक मैजिक पिलर को उस गेट की तरफ लगाते हैं और जैसे उस मैजिक पिलर को वहाँ पर लगाते हैं वो सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो माना डिटेक्टर होता है उसमें बहुत सारी आवाजें आने लग जाती है। तो भाई इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर तुम सभी को इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, मैं इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ और इसका पार्ट 2 बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। लेकिन ये अच्छा होता है कि सभी लोग साथ में टेलीपोर्ट होते हैं तो कोई भी बंदा गायब नहीं होता। क्लाइव यानी चश्मे वाला बंदा सभी को चौकन्ना रहने को बोलता है, क्योंकि यहाँ किसी को नहीं मालूम है कि कौन सा डंजन कुछ भी हरकत कर सकता है। और तभी हम लोग वहाँ पर कुछ ब्लू कलर के हॉरिजॉन देखते हैं, जिसमें शायद कुछ बदमाश मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। और बाहर दूसरी साइड हम नटालिया को देखते हैं, जहाँ पर उसे सभी का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा होता है। तभी उसे अचानक सभी का सिग्नल मिलता है और उसे मालूम पड़ता है कि वो सभी लोग 40 फ्लोर पर हैं। और वहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है और वो बोलता है
कि वो मैजिक कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव है और वो उनसे सारी जानकारी चाहता है। तो नटालिया उसे सारी जानकारी दे देती है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ है। और क्रिस्टोफर ये भी बताता है कि जब वो अपने कुछ मैजिशियन के साथ डंजन में जा रहा था तो उसे कुछ मैजिशियन अचानक गायब हो गए थे। तो नटालिया बताती है कि वो सभी लोग 40 फ्लोर पर हैं, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि आज तक 38 फ्लोर के ऊपर आज तक आगे कोई भी नहीं गया होता है। और तभी नटालिया बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और भाग करके कहीं चली जाती है। और इधर जब गिल्ड मास्टर को मालूम पड़ता है कि डंजन के अंदर क्या क्या हुआ तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। और इधर हम लाइब्रेरी में सीरा और रियो को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं, जहाँ रियो सीरा को कुछ मैजिक स्टोन के बारे में पूछ रहा होता है, जिसके बारे में सीरा उसे बताती है। और रियो सीरा से ये भी पूछता है कि क्या उसने थोड़े दिन पहले कोई हाफ मून या सोलर इक्लिप्स देखा था। तो सीरा बोलती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। और यहाँ दूसरे साइड हम लोग डंजन में देखते हैं जहाँ एबल सभी से इस डंजन के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि हम लोग आखिर यहाँ पर टेलीपोर्ट कैसे हुए। और वो लीन को अपना मैजिक यूज करने को बोलता है ताकि वो पता लगा सके कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। और वो सेंस करती है कि यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। और यहाँ पर दूसरे साइड हम लोग गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो क्रिस्टोफर के साथ बात करता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि जो सभी एडवेंचरर्स हैं वो अचानक 40 फ्लोर पर चले गए हैं। ये सुनकर गिल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। और अंदर हम लोग डंजन में देखते हैं जहाँ पर सभी एडवेंचरर्स के ऊपर कोई हमला कर देता है, लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि आखिर उन सबके ऊपर हमला कौन कर रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो डीमंस के स्पेसीज होते हैं। क्लाइव बोलता है कि ये सभी मॉन्स्टर्स आज तक सिर्फ मैंने बुक में पढ़े हैं, लेकिन ये असल में भी एग्जिस्ट करते हैं, ये मुझे आज मालूम पड़ा है। और तभी बहुत सारे एडवेंचरर्स उन डीमंस के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो सभी मारे जाते हैं। सिर्फ एबल और कुछ लोग वहाँ पर बचते हैं। और ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग इनसे मिलकर इन डेविल के ऊपर हमला करेंगे। और सभी लोग मिलकर उन डेविल्स के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो सारे डेविल्स बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं। कुछ मैजेस बोलती हैं कि मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैजिक की वजह से इन लोगों का शरीर जल रहा है। एबल भी सभी के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका माना थोड़ा सा कम हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों का बॉस आ जाता है जो कि वहाँ का डीमन लॉर्ड होता है। इसके बाद एबल और सभी लोग मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का माना खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे कर वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मार गिराते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर बचे हुए होते हैं, जिनमें से एक उनका बॉस होता है। और एबल की दोस्त बताती है कि इनमें से जो एक मॉन्स्टर्स है जिसका आंख अलग अलग कलर का है वो एक डीमन प्रिंस है, जिसे सिर्फ कोई हीरो ही हरा सकता है। लेकिन एबल अकेले ही उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे चला जाता है। वो कुछ मॉन्स्टर को तो मार गिराता है, लेकिन तभी उनका बॉस जो होता है वो आगे आता है और वो एबल के ऊपर हमला कर देता है। एबल उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज होती है, जिससे एबल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उस मॉन्स्टर के मिनियंस एबल के टीममेट के ऊपर हमला कर देते हैं और उनके बैरियर को तोड़ देते हैं। और फिर एबल अकेले उस डेमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है और अपनी पावर का यूज करके उसे मारने का ट्राई करता है, लेकिन जो डीमन लॉर्ड होता है उसके अटैक को आसानी से डॉज कर देता है और अपनी तलवार उठाकर एबल को मारने वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रियो आ जाता है। सभी लोग रियो को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। एबल को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है ये रियो यहाँ पर उसे बचाने आया हुआ है। तभी रियो सभी को एक्सप्लेन करता है कि यह एक बेबी डीमन लॉर्ड है जो ज्यादा ताकतवर नहीं है। सभी लोग रियो की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है। और धीरे धीरे करके वो डीमन लॉर्ड उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। उसके सारे मिनियंस रियो के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन रियो उनके मैजिक को आसानी से काट के रख देता है और डीमन लॉर्ड को बोलता है कि मुझे तुम्हें जल्दी मारना होगा क्योंकि मुझे और भी ज्यादा काम है। इसके बाद हम लोग थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर नटालिया रियो को ढूंढ रही होती है। तो उसके दोस्त बोलती है कि वो शायद कहीं लाइब्रेरी में होगा, तो नटालिया वहाँ पर भाग कर जाती है। तभी उसे रास्ते में रियो दिखाई देता है। फिर नटालिया रियो को सारी बातें बताती है। फिर रियो अपने मैजिक का यूज करके नटालिया को खींच करके डंजन के पास लेकर जाता है, लेकिन जो गार्ड्स होते हैं वो रियो को अंदर नहीं जाने देते हैं। तो रियो अपने मैजिक से एक बैरियर बनाकर उसे यूज करता है और अंदर चला जाता है। डंजन में जाने पर रियो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है, तो उसे लगता है कि 40 फ्लोर पर ऐसे जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए अपने मैजिक का यूज करके फटाफट 40 फ्लोर पर पहुंच जाता है। और अब हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर रियो उस डीमन लॉर्ड के सामने खड़ा हुआ होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डीमन लॉर्ड होता है वो रियो के ऊपर हमला कर देता है। तो रियो भी उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है और उसकी गर्दन को काट के रख देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो डीमन लॉर्ड होता है वो अपनी गर्दन उठाकर वापस लगा लेता है और ये सोचता है कि मैं देखता हूँ कि अपने गर्दन को कितनी बार वापस लगा सकता हूँ। इसलिए रियो बहुत ज्यादा वाटर मैजिक का यूज करता है और कम से कम लाखों वाटर जेट का यूज करके उस डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है। और जो डीमन लॉर्ड होता है उसका मैजिक स्टोन टूट जाता है और वो रेत में बदल जाता है और वहीं पर मर जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा शौक भी होते हैं कि रियो कितना ज्यादा ताकतवर इंसान है। इसके बाद सभी लोग रियो का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं उन सभी को बचाने के लिए। और सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरर्स मारे जा चुके होते हैं। तो एबल बोलता है कि इन सभी बॉडीज को उनकी फैमिली को दे दिया जाएगा। रियो बोलता है कि जब वो इस डंजन में आया था तो उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज माना महसूस हुआ था। और रियो ये भी बोलता है कि हमें वापस जाने से पहले 39 फ्लोर पर वापस जाना चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज माना महसूस हुआ था। लेकिन जाने से पहले वो सभी डीमन से उनके मैजिक स्टोन निकाल लेता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डार्क होते हैं। इसके बाद डंजन में हम लोग दूसरी जगह देखते हैं जहाँ पर एक येलो कलर का बालों वाला लड़का अपनी पार्टी को लीड कर रहा होता है और इस लड़के का नाम रोमन होता है। और वो लोग यहाँ पर डीमन लॉर्ड का सामना करने आए
होते हैं, लेकिन वहाँ पर लियोनोर आ जाती है जो कि रियो के साथ उस दिन लड़ाई कर रही होती है और वो इतने सारे ह्यूमंस को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। और जब लियोनोर को मालूम पड़ता है कि रोमन डीमन लॉर्ड को हराने वाला है तो उसे लगता है कि रोमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है लियोनोर रोमन के पेट में तलवार घुसा देती है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और वो ब्लैक एल्टर को उठा लेती है और ले लेती है। और जो रोमन के बाकी टीममेट होते हैं वो लियोनोर से लड़ने में बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं, तो लियोनोर बोलती है कि मुझे लड़ने से अच्छा है तुम अपने दोस्त को हील कर लो, और सभी लोग ऐसा ही करते हैं, वो लोग रोमन को हील करने लग जाते हैं। तब लियोनोर बोलता है कि वो डीमन लॉर्ड नहीं है बल्कि डीमन लॉर्ड उससे भी ज्यादा ताकतवर है और एक रियो नाम का लड़का है जो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर इंसान है। इसके बाद हम लोग रियो और एबल के ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर उन लोगों को ब्लैक कलर का एक स्पेयर मिलता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज है, तो वो उसे ले लेते हैं ताकि वो ऊपर जब जाए तो वो माना डिटेक्टर से चेक कर सकें। इसके बाद जब वो लोग सरफेस के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर गिल्ड मास्टर भी आ जाता है और वो बूढ़ा आदमी बताता है कि अगर रियो वहाँ पर नहीं होता तो हम सभी लोग मारे जाते हैं, तो गिल्ड मास्टर रियो का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी गिल्ड मास्टर को बताता है कि वहाँ पर 50 डेविल थे और हम लोग 50 फ्लोर तक अंदर गए थे, और बूढ़ा आदमी ये भी बोलता है कि अगर हमें रियो के नाम को प्रोटेक्ट करना है तो हमें उसे ऑफिशियल नाम से अलग रखना होगा, नहीं तो अगर नोबल्स को मालूम पड़ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और इस बात से गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा सहमत होता है। और इसके बाद हम लोग रियो को देखते हैं जहाँ पर उसे कड़ी चावल की स्मेल आ रही होती है, और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे सीरा मिलती है और दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो रियो उससे बोलता है कि अगर तुम एक एडवेंचरर हो तो तुम गिल्ड मास्टर में क्यों नहीं आती हो, तो सीरा बोलती है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं खुद स्वॉर्ड्समैन हूँ। ये सुनकर रियो थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद सीरा और रियो एक फ्रेंडली तलवार फाइट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि सीरा की स्पीड काफी अच्छी होती है, लेकिन रियो उसे जैसे तैसे करके रोक लेता है। तभी सीरा रियो को गले लगा लेती है जिससे रियो थोड़ा सा शर्मा जाता है और सीरा रियो से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। लेकिन जब वो दोबारा फाइट स्टार्ट करते हैं तो सीरा रियो की तलवार को 2 हिस्से में कर देती है। इसके बाद सीरा रियो से पूछती है कि आखिर तुमने तलवारबाजी कहाँ से सीखी है, इस पर रियो बोलता है कि मुझे तलवारबाजी फेरी किंग ने सिखाई है, जिसे सुनकर सीरा बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है जो सीरा से बोलती है कि आपका समय हो गया है किंग के बेटे को ट्रेनिंग देने का, और सीरा उस लड़की को बोलती है कि रियो का ध्यान रखना, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल इंसान है। और उस लड़की को लगता है कि रियो और सीरा दोनों डेट कर रहे होते हैं। इसके बाद वो दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें गिल्ड मास्टर मिलता है। वो रियो को अंदर आने के लिए बोलता है और गिल्ड मास्टर रियो को बताता है कि जब तुम डंजन के अंदर आए थे तो तुमने कुछ रूल्स तोड़े थे, इसलिए तुम्हें कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड रहना होगा या दूसरी सिटी में स्टे करना होगा, नहीं तो अगर नॉबल्स को तुम्हारे बारे में मालूम पड़ गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हम लोग रियो को दोस्तों को देखते हैं जहाँ नील रियो से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि विलेज में कुछ मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और इस मिशन के लिए हमारे रैंक डी रैंक से ऊपर होना चाहिए, तो क्या तुम हमारे साथ टेम्परेरी की एक पार्टी बना सकते हो। और वहाँ उस डंजन में स्केलेटन टाइप के मॉन्स्टर हैं और ये सुनकर रियो तुरंत हाँ कर देता है क्योंकि वो इस दुनिया में पहली बार स्केलेटन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। इसके बाद सभी लोग गिल्ड मास्टर के पास आ जाते हैं और सारी बातें बताते हैं, तो गिल्ड मास्टर उन सभी को बताता है कि वो पहले ही 2 टीम्स को वहाँ पर भेज चुका था, एक डी रैंक का टीम था और एक ई रैंक का टीम था, लेकिन उनमें से दोनों टीम फेल हो गई है। ये सुनकर नील बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि अपर रैंक वाले भी उन्हें नहीं हरा पाए, तो हमारा तो सिर्फ डी रैंक है। तो गिल्ड मास्टर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ रियो है और तुम शायद अपने गाँव वालों की प्रॉब्लम समझ पाओगे कि आखिर दिक्कत उन लोग को कहाँ पर हो रही है। इसके बाद अगले दिन रियो और बाकी सभी लोग नील के विलेज की तरफ निकल जाते हैं और विलेज में पहुंच जाते हैं और सभी विलेज वाले उनका वेलकम करते हैं। इसके बाद वो सभी लोग विलेज के चीफ से मिलते हैं जिसका नाम बुलोन होता है और नील उनसे सारी बातें पूछता है, तो बुलोन नील और रियो को सारी बातें बता देता है। इसके बाद शाम को नील अपने भाई बहन से मिलता है और उसके भाई बहन बताते हैं कि नील का बचपन से ही सपना था एक एडवेंचरर बनना, लेकिन उनके पेरेंट्स का डेथ हो गया था जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। इसके बाद नील वापस आता है और रियो और बाकी सभी को बताता है कि गाँव वाले लोग सभी लोग यहाँ के सीक्रेट शेयर करने के लिए तैयार हो गए हैं, और ये भी बताता है कि ईस्टर्न साइड में एक गार्डियन फॉक्स है जिस पर डीमन लॉर्ड का साया है, और ये सुनते ही रियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद अगले दिन बुलोन रियो नील और बाकी सभी को उस एरिया में लेकर जाता है जहाँ पर गॉब्लिन्स के फुटप्रिंट्स होते हैं और सभी लोग ये सोचते हैं कि गॉब्लिन्स कहीं आसपास ही होंगे। तभी वहाँ पर रियो को किसी मॉन्स्टर की आवाज आती सुनाई देती है, तो नील बोलता है कि सभी गॉब्लिन्स को मत मारना, उनमें से एक को छोड़ देना, हम उनका पीछा करेंगे ताकि पता चल सके कि आखिर वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, और फिर उसके अड्डे पर जा करके सभी गॉब्लिन्स को मार देंगे। और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। तब रियो अपने मैजिक का यूज करता है और गॉब्लिन्स को बर्फ का बना देता है, फिर एक एक करके सभी को मिलकर उन सभी को मार देता है, लेकिन एक गोब्लिन को छोड़ देता है ताकि वो अपने अड्डे पर जा सके और उसे मार सके। और जब वो गोब्लिन अपने फैमिली के पास पहुंचता है तो रियो और बाकी सभी लोग उसका पीछा करते हैं, फिर उस गोब्लिन का बर्फ का बनाकर वहीं पर मार देते हैं और एक एक करके वहाँ के सभी गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर गॉब्लिन्स का बॉस आ जाता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। वो गॉब्लिन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब रियो अपने मैजिक का यूज करके उस गॉब्लिन को जमीन पर गिरा देता है और नील से बोलता है कि तुम इसे मार दो, और नील जा करके उसे मार देता है। उस गॉब्लिन को मारने के बाद वो सभी लोग उन सभी के मैजिक स्टोन्स कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद वो सभी लोग वापस विलेज में आते हैं जहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है, वो उन्हें एक स्टोन के बारे में बताती है। इसके बाद वो लोग वापस जंगल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में बूढ़ी औरत उन सभी को गार्डियन बीस्ट के बारे में बताती है। थोड़ी
थोड़ी देर बाद वो सभी लोग केव के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ वो गार्डियन बीस्ट आता है। लेकिन जब वो बीस्ट आता है तो वो बात करने लगता है और उसे देखकर रियो बहुत ज्यादा हैरान नहीं होता है। उसे लगता है कि यहाँ कोई खतरनाक मॉन्स्टर होगा जिससे उसे लड़ने का मौका मिलेगा। तभी वो बीस्ट अपना नाम बताता है। वो बोलता है कि मेरा नाम कुशान है जो फॉग स्पिरिट होता है। वो सभी को बताता है कि हम लोग इस डंजन के आखिर कैसे क्लियर कर सकते हैं और सभी को अपना प्लान समझाता है। इसके बाद रियो अपने लाइट मैजिक का यूज करता है जिससे सारे नॉर्मल स्केलेटन्स मर जाते हैं। फिर उसके बाद नील बड़े वाले गेट को खोलते हैं जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा जायंट स्केलेटन लॉक होता है। रियो अपने मैजिक का यूज करता है जिससे फॉक्स स्पिरिट को सिग्नल मिलता है। फिर फॉक्स स्पिरिट स्केलेटन को सील कर देता है। हम देखते हैं कि जायंट स्केलेटन अपने सील तोड़कर बाहर आ जाता है। जैसे वो जायंट स्केलेटन बाहर आता है रियो अपने मैजिक का यूज करके आइस की एक शीट बिछा देता है। जायंट स्केलेटन उस पर फिसल जाता है और एमल और बाकी सभी लोग मिलकर जायंट स्केलेटन को मार गिराते हैं। जायंट स्केलेटन को हराने के बाद वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अर्थ गॉडेस की मूर्ति मिलती है और उसके हाथ में वही ब्रोकन स्पेयर होता है जो पहले डंजन में मिला था। वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। मूर्ति के पास ही वो बूढ़ी औरत होती है। वो डिसाइड करती है कि वो इस शीरीन को लॉक कर देगी ताकि कोई भी माना के अंदर ना जा सके। इसके बाद वो सभी लोग अपना मिशन कंप्लीट करके वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वो बहुत बातें करते हैं कि उन्हें अगले मिशन पर कब जाना चाहिए, लेकिन रियो बोलता है कि वो सोच कर बताएगा क्योंकि उसे गिल्ड मास्टर ने मना किया है कि अभी कोई भी मिशन पर पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसके बाद सिटी में वापस आने के बाद वो लोग को अगले मिशन के लिए मर्चेंट सिटी में भेज दिया जाता है जैसा कि गिल्ड मास्टर ने उसे बताया था और लकीली रियो के दोस्त को भी वही मिशन मिला हुआ होता है। इसके बाद वो लोग नए सिटी पर पहुंच जाते हैं और इस सिटी में कोई फेस्टिवल चल रहा होता है जिस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा मजा करते हैं वहाँ पर। इसके बाद अगले दिन हम लोग देखते हैं कि कैसल के बाहर बहुत ज्यादा घोड़ा गाड़ी लगा हुआ होता है और एक घोड़े गाड़ी के अंदर एक बहुत ही बड़ा और ग्रेटेस्ट विजार्ड मौजूद होता है जो कि डेब्यू एम्पायर का बहुत ही खतरनाक विजार्ड किंग होता है और उसे यहाँ पर एक प्रिंसेस को बचाने का और उसे प्रोटेक्ट करने का जॉब मिला हुआ होता है और उस प्रिंसेस का नाम होता है प्रिंसेस फियोना। इसके बाद हम लोग प्रिंसेस फियोना को देखते हैं जो कि किसी पार्टी में मौजूद होती है। तभी उसका भाई बोलता है कि अब तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें अगले दिन बहुत ज्यादा काम है। इसके बाद अगले दिन हम लोग एबल को देखते हैं जो कि वो रियो को देखता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है और रियो के सारे दोस्त भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पर एबल के सारे टीममेट्स भी आ जाते हैं और जब वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो वो लोग सभी को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस फियोना भी है और यहाँ का सबसे ताकतवर विजार्ड किंग भी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई कुछ नॉर्मल नहीं होने वाला है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है। तभी यहाँ पर विजार्ड किंग को बुलाया गया है और कहा जाता है कि विजार्ड किंग अकेले ही 1000 सोल्जर को एक ही बार में जला सकते हैं। और जब रियो ये बात सुनता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा ध्यान से बात सुन रहा होता है और थोड़ा ज्यादा क्यूरियस होता है क्योंकि वो उस विजार्ड किंग को देखना चाहता था। इसके बाद एबल के दोस्त वहाँ से जाने लग जाते हैं तो रियो और बाकी सभी लोग भी यहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी वो ऑस्कर से टकराता है जो कि यहाँ का सबसे ताकतवर मैजिशियन होता है और बहुत ही खतरनाक विजार्ड किंग होता है। और जब वो लोग टकराने वाले होते हैं तो ऑस्कर उससे थोड़ा दूर हट जाता है और दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। इसके बाद रियो वहाँ से चला जाता है लेकिन जो ऑस्कर होता है वो रियो को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। इसके बाद हम लोग वहाँ के प्रिंस को देखते हैं जो कि एबल से बात कर रहा होता है और वो लोग यहाँ के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद जो वो प्रिंस होता है यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग प्रिंसेस फियोना को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर पर लेटी हुई होती है और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ऑस्कर भी आ जाता है और उसका असिस्टेंट भी उसके साथ आया होता है जो कि फियोना के लिए कुछ खाने के लिए लाया हुआ होता है। इसके बाद वो सभी लोग रियो के बारे में बात कर रहे होते हैं। ऑस्कर बताता है कि कैसे वो लोग टकराने वाले थे लेकिन रियो के वजह से वो टकरा नहीं पाए क्योंकि रियो बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है। ऑस्कर ये भी बताता है कि उसका कपड़ा थोड़े मैजिशियन के टाइप था जिसे सुनकर फियोना थोड़ी सी हैरान होती है और थोड़ी सी उत्साहित हो जाती है। इसके बाद जो फियोना होती है वो ऑस्कर को अपना टीचर बोलती है जिसके वजह से जो ऑस्कर होता है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसके बाद अगले दिन हम लोग रियो और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस फेस्टिवल में बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एबल आ जाता है और रियो एबल को बोलता है कि तुम्हें भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिसके बाद एबल आर्चरी में पार्टिसिपेट करता है और एक ही बार में एकदम खतरनाक तरीके से निशाना लगा जाता है जिससे कि वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एबल के टीममेट आ जाते हैं और जो लड़की होती है वो एबल को बोलती है तुम्हें मेरे साथ बाजार में घूमना चलना चाहिए। इसके बाद वो लड़की एबल को लेकर वहाँ से बाजार में निकल जाती है। सभी को लगता है कि ये दोनों डेट पर जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग वहाँ पर सीरा को देखते हैं जो कि रियो को ढूंढ रही होती है और जब वो सारी जगह रियो को ढूंढ लेती है, जब वो उसे नहीं मिलता है तो वो गिल्ड रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है जहाँ पर वो गिल्ड रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि रियो कहीं पर क्वेस्ट के लिए गया है, जिसे सुनकर शीरा थोड़ी सी उदास हो जाती है क्योंकि उसे कुछ रियो को बताना होता है। इसके बाद हम लोग वापस से रियो और उसके दोस्त को देखते हैं जहाँ पर वो लोग यहाँ पर बोट कंपटीशन देख रहे होते हैं। लेकिन जो नील होता है वो भी बोट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन नील का एक दोस्त डैन भी यहाँ पर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बदमाश होता है। तो नील और वो लोग यहाँ पर झगड़ा करने लग जाते हैं और वो लोग इतना ज्यादा झगड़ा करते हैं कि सभी बोट्स आगे निकल जाते हैं और वो लोग यहाँ पर झगड़ा करने लग जाते हैं और झगड़ा करते करते ये लोग पानी में गिर जाते हैं। और जब ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ट्रॉफी के लिए भी ये लोग आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद रियो और उसके दोस्त अगले दिन यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक बोट देखने आए होते हैं और वहाँ पर गिल्ड मास्टर भी मौजूद होता है जो कि इस शिप के बारे में उन सभी को समझा रहा होता है। इसके बाद रियो और बाकी सभी उसके दोस्त लोग एक वेपन शॉप में आए होते हैं क्योंकि उन सभी को कुछ वेपन्स खरीदने
खरीदने होते हैं। इसके बाद रात में हम लोग एबल को देखते हैं जो कि प्रिंसेस के पार्टी में गेस्ट बन के आया हुआ होता है और तभी वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है जो कि फियोना को एबल से इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर कुछ मैजिशियंस होते हैं, जहाँ पर जो मैजिक मशीन होता है वहाँ पर कुछ वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है जिसमें से चिंगारी निकल रहा होता है। तभी देखते ही देखते वहाँ पर कुछ घुसपैठिए आ जाते हैं और उस मैजिशियन को मार गिराते हैं। और इस साइड हम लोग देखते हैं कि एबल अभी भी इन सभी से बातें कर रहा होता है। तभी जो प्रिंसेस होती है उसे दिखाई देता है कि कैसल के ऊपर कुछ घुसपैठियों ने हमला कर दिया होता है। उधर हम लोग एबल को देखते हैं जो कि किसी नोबल मैन से बात कर रहा होता है यहाँ के सेफ्टी के बारे में। एबल सोचता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा पार्टी है तभी भी इतना ज्यादा सेफ्टी क्यों है। तो वो नोबल समझाता है कि यहाँ पर अगर कोई घुसपैठिए आ गए तो हमें उनसे बचने के लिए ये सब इंतजाम किया गया है। और वो एबल को एक डिवाइस के बारे में भी बताता है कि बाहर का कोई भी आवाज अंदर नहीं सुनाई देता है, जिसके वजह से जो घुसपैठिए होते हैं वो अटैक करते हैं, जिस वजह से एबल को कुछ भी बाहर का सुनाई नहीं दे रहा होता है। इसके बाद हम लोग ऑस्कर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ खाना खाने बैठा होता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम्हें अब खाना खा लेना चाहिए, लेकिन ऑस्कर बोलता है कि जब तक फियोना यहाँ पर नहीं आ जाती मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। इसके बाद हमें ऑस्कर का एक छोटा सा बैक स्टोरी दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि ऑस्कर एक पास के पहाड़ियों में उसका जन्म हुआ था और बहुत ही छोटे उम्र से जो ऑस्कर होता है वो फायर मैजिक का यूज करता है और ऑस्कर अपने फायर मैजिक का यूज करके सभी गांव वाले का हेल्प करता है। एक दिन गांव में कुछ बैंडिट्स हमला कर देते हैं जहां पर जो ऑस्कर के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें अपनी मदर के पास जाना चाहिए, मैं इन बैंडिट्स को देखता हूँ। लेकिन जो बैंडिट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। बाकी बैंडिट्स तो मारे जाते हैं लेकिन जो उनका बॉस होता है बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। वो दौड़ के आता है और सभी गाँव वाले को मार देता है। और जो ऑस्कर का घर होता है उसके बाहर एक गार्ड खड़ा होता है, वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता, जिस वजह से वो जो बैंडिट्स का लीडर होता है वो घुसता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो ऑस्कर के घर के अंदर घुस जाता है। उसकी मदर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन जो बैंडिट होता है वो उसकी मदर को मार गिराता है, जिस वजह से जो ऑस्कर होता है बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और जैसे वो बैंडिट ऑस्कर के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ऑस्कर के डैड आ जाते हैं जो कि इस बैंडिट को रोकने की कोशिश करते हैं। और जब वो देखते हैं कि उनकी वाइफ को इस बैंडिट ने मार दिया है तो उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है और वो ब्लाइंडली इस बैंडिट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो बैंडिट बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो बाहर आके लड़ो। और जैसे ही ऑस्कर के डैड बाहर जाते हैं उसके ऊपर तीर कमान से हमला हो जाता है और जो बैंडिट होता है उसके जाल में फंस जाते हैं। और जो बैंडिट होता है उसके पेट में तलवार घुसाकर वहीं ऑस्कर के डैड को मार गिराते हैं। और जैसे ही जो बैंडिट होता है वो ऑस्कर के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी ऑस्कर का एक साथी आता है और उस बैंडिट को बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे वुल्फ आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने खून का स्मेल को सूंघ लिया होता है, जिस वजह से वो सभी बैंडिट्स यहाँ से भाग जाते हैं। और जब ऑस्कर अपने माता पिता के लाश को देखता है तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो स्वॉर्ड स्मिथ आ जाता है जो कि ऑस्कर को बोलता है कि अगर तुम्हें इनके हराना है तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर बनना होगा और अपने माँ बाप के खून का बदला लेना होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि घर के बाहर बहुत सारे भेड़िए आ गए होते हैं। तो जो स्वॉर्ड स्मिथ होता है वो ऑस्कर को बोलता है कि तुम रिवर के पास चले जाओ क्योंकि जो भेड़िए होते हैं उन्हें पानी पसंद नहीं होता है। इसके बाद जो ऑस्कर होता है वो भाग करके रिवर के साइड जाने लग जाता है और जो स्वॉर्ड स्मिथ होता है वो ऑस्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं विलेज में रुक जाता है। इसके बाद ऑस्कर भाग करके रिवर के साइड भागने आ जाता है लेकिन उसके पीछे दो भेड़िए उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन जो ऑस्कर होता है वो भागते भागते गलती से स्लिप खा जाता है और पानी के अंदर गिर जाता है। और जब उसका आँख खुलता है तो बहुत ही अमीर घर में उसका आँख खुलता है। और जो नोबल मैन होता है वो ऑस्कर को बोलता है कि तुम्हारा तो रेड बाल है, ये तो फायर स्पिरिट का तुम्हारे ऊपर वरदान है। इसके बाद जो ऑस्कर होता है वो ओल्ड मैन को बोलता है मेरे पास जाने के लिए कहीं भी नहीं है, न मेरे पास घर है, न मेरे पास कुछ भी है, न मेरे माता पिता है, क्या मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ? जिसके लिए वो नोबल मैन तुरंत हाँ कर देता है। और ऑस्कर उस नोबल मैन से रिक्वेस्ट करता है क्या आप मुझे तलवारबाजी सिखा सकते हो, जिसके लिए वो नोबल मैन तुरंत हाँ कर देता है। इसके बाद थोड़े साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर बड़ा हो जाता है। लेकिन जब वो अपने घर आता है तो देखता है कि ये मैंसन के ऊपर आग लग चुका होता है और हम लोग देखते हैं कि जो वहाँ के बैंडिट्स होते हैं उस नोबल मैन को मार गिराते हैं। और तभी ऑस्कर उस बैंडिट के ऊपर हमला कर देता है लेकिन वो बैंडिट ऑस्कर के पेट में तलवार घुसा देता है, जिसकी वजह से जो ऑस्कर होता है बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी ऑस्कर उसके चेहरे को देखता है और उसे याद आ जाता है कि ये तो वही बैंडिट्स है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था। इसके बाद ऑस्कर डिसाइड करता है कि वो उसका बदला लेकर रहेगा और हम लोग देखते हैं कि ऑस्कर का जो बाल होता है वो व्हाइट हो चुका होता है। इसके बाद हम लोग वापस से प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचा हुआ होता है और जो फियोना होती है वो अपने भाई को देखती है कि वो जख्मी होकर नीचे गिरा होता है तो इसके पास इसलिए वो जाती है और अपने मैजिक का यूज करके उसे हील करने लगती है। इसके बाद जो उसका भाई होता है उसे बोलता है कि तुम्हें बहुत सारे नाइट्स को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, नहीं तो जो ये बैंडिट्स है यहाँ के सभी लोग को मार देंगे। जिसके बाद जो फियोना है वो कुछ सिग्नल्स हवा में उछालती है जिसे ऑस्कर देख लेता है और मैंसन की तरफ भागने लग जाता है। इसके बाद हम लोग वापस से मैंसन में देखते हैं जहाँ पर बाकी सभी बैंडिट फियोना और इस प्रिंस के ऊपर हमला कर देते हैं। प्रिंस बोलता है हमें लोग इन बैंडिट्स के मेन टारगेट थे तो हमें इन्हें रोकना होगा। इसके बाद फियोना और जो प्रिंस होता है वो सारे बैंडिट से लड़ते हैं और अपना मैजिक का यूज करके कुछ बैंडिट्स को मार गिराते हैं। तभी जो प्रिंस होता है वो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक चैंट करने का महसूस हो रहा है। इसके बाद जो फियोना होती है अपना बैरियर बना देती है लेकिन थोड़ी देर बाद फियोना का माना खत्म हो जाता है। जिसके बाद जो एनिमी होता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक चैंट करता है जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मच जाती है। लेकिन जो फियोना होती है अपने भाई को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है और जो हमला होता है खुद अपने ऊपर ले लेती है। हम लोग देखते हैं कि फियोना हवा में उड़
जाती है। तभी वहाँ पर ऑस्कर देखता है कि यहाँ पर फियोना हवा में है, जिसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फियोना सभी से बोलती है कि तुम सभी लोग उस मेरे भाई का ख्याल रखना। तभी समुद्र के किनारे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रियो के दोस्त होते हैं जो कि रियो का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि कैसल के ऊपर बहुत ही ज्यादा आग लगा हुआ होता है। तभी वो लोग देखते हैं वहाँ पर कोई पर्सन उड़ के हवा में यहाँ पर आ रहा होता है, जिस वजह से वो लोग भाग करके वहाँ पर जाने लग जाते हैं। और जैसे ही फियोना नीचे गिरने वाली होती है, जो एमन होता है दौड़ के जाता है और फियोना को कैच कर लेता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो बैंडिट्स होते हैं वापस से आ जाते हैं और इन सभी के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन जो एमन होता है और उसके जो दोस्त होते हैं वो मिलकर सभी बैंडिट्स को मार गिराते हैं। इसके बाद जब वो सभी लोग फियोना को यहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं, तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ऑस्कर भी आ जाता है। और जब ऑस्कर फियोना को किसी स्ट्रेंज पर्सन के साथ देखता है तो उन्हें लगता है कि यही लोग यहाँ के अटैकर्स हैं। नील उसे सब कुछ समझाने का ट्राई करता है, लेकिन ऑस्कर सुनने को कुछ भी तैयार नहीं था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है। और जैसे इसका सीजन 2 आएगा मैं इसका सीजन 2 भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी इसका कोई भी सीजन 2 नहीं आया है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे कौन सा एनीमे सीरीज को शुरू करना चाहिए और आप लोग को किस टाइप के एनीमे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।